नमस्कार। समानता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध विदुष बैटन के इस फेसबुक पेज पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किंसयुगी अपूर्ण सुंदर है के अंतर्गत हम हर महीने के तीसरे रविवार को युवाओं से जुड़ते हैं, उनसे बेबाक अनौपचारिक बातें करते हैं, उनकी भाषा, उनके मुहावरों से उनके दिलो दिमाग को समझते हैं एवं उनके कार्यों को जानने का प्रयास करते हैं और इनके कार्यों को आगे बढ़ाने में विदुष बैटन की जो भी सहायता बन पड़ती है वो करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं महेंद्र जी और नूतन जी। मैं आप दोनों लोगों का पुनः एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अगर आज के कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम कुछ इस तरीके से होगा कि आज जो बात होगी वो पहले से खास होगी कि आज जो बात होगी वो पहले से खास होगी। किताबों से ज्ञान की बरसात होगी क्योंकि विदुष बैटन के जरिए महेंद्र जी और नूतन जी से हमारी मुलाकात होगी। आपके बारे में अगर मैं आप दर्शकों और मार्गदर्शकों को बताऊं तो महेंद्र जी ने एमएससी कर रखी है और नूतन जी एमएससी कर रही हैं। दोनों ही लोग आरंभ की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। ये लोग नुक्कड़ नाटक, साइंस की वर्कशॉप के माध्यम से लोगों में चेतना फैलाने का एक महान काम करते हैं। साथ ही अगर आप लोगों की बात हो और किताबों का जिक्र ना हो तो ऐसा तो संभव सा नहीं लगता है। आप लोगों का परिचय किताबों के बिना अधूरा है और किताबों का नाम लेते ही मेरे जहन में सफदर हाशमी जी की बड़ी खूबसूरत सी कविता याद आ जाती है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसकी कुछ पंक्तियां पढ़ दूं। आपकी मुस्कुराहट ही इजाजत दे रही है। किताबें करती हैं बातें बीते जमाने की, किताबें करती हैं बातें बीते जमाने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें तुमसे कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबें तुमसे कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, किताबों में परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों में कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें तुमसे कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। जैसा कि आपने देखा कि सफदर हाशमी जी ने कितनी खूबसूरत तरीके से बताया हुआ है कि किताबों में पूरा संसार समाहित है। आप लोगों के से आपकी जुबानी हम सुनेंगे कि आपके जीवन में किताबों का क्या योगदान रहा और आपने किताबों की दुनिया में कैसे एंट्री दी। ये तो हम आगे की चर्चा में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि आप भी अपने बारे में कुछ बताएं। तो महेंद्र जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं। सभी को नमस्कार। मैं महेंद्र हूँ। मैंने शुरुआत में करना चाहूँगा स्कूली जीवन से। मेरा स्कूल वो भी पिथौरागढ़ से हुआ है और कॉलेज भी जो है मैं पिथौरागढ़ उत्तराखंड से ही किया हुआ हूँ। बचपन से ही किताबों का शौक रहा है, फिल्मों का शौक रहा है और कॉलेज में आके वो बड़ा ही है, ये पूरा शौक जो है और आगे बढ़ा और किताबों को और फिल्मों को और सीरियसली देखने का जो चस्का है वो कॉलेज में बढ़ता ही रहा। तो इन्हीं माध्यमों के थ्रू भी मैं आरंभ से ही जुड़ा था और क्योंकि विज्ञान की पढ़ाई चल रही थी कॉलेज में, तो साथ ही में ये रहा कि विज्ञान को पढ़ने का सलीका जो है आरंभ के साथ रहते रहते विज्ञान को पढ़ने के लिए जो दृष्टि है वो विकसित भी हो रही थी और मिली भी, दोनों एक साथ कह सकते हैं। तो विज्ञान में खास रुचि है, साहित्य में भी कम नहीं है।
पर क्योंकि मैं कॉलेज में विज्ञान पढ़ रहा हूँ तो उसको भी मैं सीरियसली टाइम देता हूँ। और साइंस को जनता के बीच ले जाना, जनता के बीच विज्ञान के थ्रू जाना मेरे को अच्छा लगता है। और इन कार्यक्रमों के थ्रू लोगों से बातचीत करना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं साइंस एंथुजियास्ट कह सकते हैं। मेरे को विज्ञान पढ़ना भी अच्छा लगता है, विज्ञान करना अच्छा लगता है। हम ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से विज्ञान की समझ है, पर विकसित हो रही है और लोगों के साथ विकसित करना अच्छा लगता है जनता के बीच में। तो आरंभ से जुड़ाव भी मेरा लगभग 2014 में हुआ था। तो तब से आरंभ के साथ बना हुआ है और मेरे को लगता है ये लंबा साथ चलना चाहिए, क्योंकि ये साथ मेरे लिए बड़ा अच्छा है और ये बना रहेगा। तो मेरा परिचय इस रूप में ही है कि मैं आरंभ से जुड़ा हुआ हूँ और चीजों को सीख रहा हूँ, लोगों के साथ बीच में जाके सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और आरंभ के साथ कुछ गतिविधियों में मैं शामिल रहता हूँ, जिनमें अभी विज्ञान की दिशा में हम लोग बाकी कुछ साथी भी हैं, उनके साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे छोटी मोटी वर्कशॉप डेवलप करना हो या किसी और से गतिविधियां सीख कर ज्यादा लोगों के बीच करना हो। तो इस दिशा में अभी रुचि है और इसी दिशा में पढ़ाई भी चल रही है। अभी वर्तमान में मैंने साइंस जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है। रिजल्ट नहीं आया है अभी। धन्यवाद। तो ये महेंद्र जी थोड़ा बताएं कि साइंस जर्नलिज्म में क्या होता है, किसकी थोड़ी जी, जानकारी इसके बारे में। पत्रकारिता एक बहुत व्यापक कहें तो क्षेत्र है ना। पर साइंस जर्नलिज्म ऐसा है कि अगर हम अपने दैनिक अखबारों को पढ़ें भी तो उसमें पॉलिटिक्स भरी रहती है, बेसिक प्रदर्शन भरे रहते हैं, राशिफल भरा रहता है, आर्थिक पेज होता है, पर बहुत कम देखने को मिलता है कि विज्ञान को डेडिकेटेड एक पेज हो। मेरे ख्याल से हम जो पढ़ते हैं या डेली लाइफ में हम जिस चीज से अपनी मानसिक खुराक पूरी कर रहे हैं वो हम बनते भी हैं, हमारा समाज बनता है। तो अखबार कहीं ना कहीं हमारा, जिस तरह से फिल्में समाज की एक तरह से आईना है, वैसे अखबार में वही आता है जो हम देखते हैं या देखना चाहते हैं। तो मैं खुद भी ये महसूस किया कि अखबारों में विज्ञान को उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती है, चाहे वो अंग्रेजी में ही क्यों ना हो। हाँ, उसमें थोड़ा आगे जरूर है, परंतु हिंदी पट्टी के अखबारों में बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा कि विज्ञान पे अच्छी खबरें हैं या विज्ञान पे अच्छे लेख हैं। तो मुझे अच्छा लगता था इसे पढ़ना, तो मुझे लगता है विज्ञान के साथ विज्ञान लिखना, लोगों के बीच ले जाना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए मैं इस दिशा में खींचा चला आया। कोरोना का काल था तो लगा कुछ नया सीखने को भी मिलेगा और विज्ञान को बिल्कुल एक नए नजरिए से देखने का। खुद को पत्रकार तो नहीं कहूंगा, परंतु एक पत्रकार की दृष्टि से विज्ञान और समाज का विकास कैसे म्यूचुअली हो रहा है, एक साथ हो रहा है, ये देखने का मुझे मौका मिला है। और मैं उम्मीद करता हूँ आगे इस चीज को मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। तो ये विज्ञान में जो मेरा इंटरेस्ट है उसी दिशा में एक छोटा सा कदम भी है। और नूतन जी आप। नमस्कार, मेरा नाम नूतन है और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद शो में इनवाइट करने के लिए। मेरा कॉलेज और स्कूल पिथौरागढ़ से हुआ है बीएससी तक और अभी मैं एमएससी कर रही हूँ नैनीताल से। तो मैं पिछले कॉलेज के स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से ही आरंभ से जुड़ी हुई हूँ और लगभग तभी से सोचने का या चीज़ों को अच्छे से समझने का सफ़र शुरू हुआ है। तो मेरा आरंभ में खास जो इंटरेस्ट रहा है या मैं कहूँ कि मुझे हर जगह पे जो सबसे ज़्यादा दिखाई देता है वो मेरी पहली पहचान जो बन जाती है हमेशा कि मैं लड़की हूँ, तो यही रहता है कि मुझे आरंभ में रहकर स्त्री विमर्श पे ज़्यादा बात करना अच्छा लगता है या मैं कहूँ कि ऐसा एक स्टेज बनाया जाए जैसे कि मैं अभी जा पा रही हूँ, कहीं पे बोल पा रही हूँ, ऐसा एक स्टेज बने जहाँ पे लड़कियाँ बोल सकें। क्योंकि अक्सर हमारे पास वो जगह नहीं मिल पाती, हमें एक ओपन स्पेस नहीं मिल पाता जहाँ लड़कियाँ बात कर सकें। तो आरंभ में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो मैं करने की कोशिश करती हूँ वो होती है कि लड़कियों की बात रखी जाए, उनके नज़रिए से चीज़ों को देखा जाए और साथ ही मुझे बच्चों के साथ काम करना पसंद है। तो सच कहूँ तो आरंभ के साथ आकर ही ये चीज़ मुझे मिल पाई कि मुझे पता भी चल पाया कि मुझे बच्चों के साथ काम करना पसंद है, क्योंकि छोटी-छोटी वर्कशॉप्स होती हैं जो बच्चों के साथ होती है। तो बच्चों के सोचने के तरीके में जब हम जाते हैं तो तब पता चलता है अच्छा बच्चे तो कुछ और ही सोचते हैं, हम तो भूल गए हैं अपना बचपन कि हम बचपन में कैसे सोचते थे। तो तब बहुत मज़ा आता है और उनके देखने का, सोचने का तरीका कि अच्छा जेंडर इक्वालिटी पे हम तो कुछ और ही सोचते थे, बच्चे तो कुछ और ही सोचते हैं। तो इन चीज़ों पे मज़ा आता है। तो आरंभ के साथ यही सफ़र चल रहा है अभी। कुछ महीनों से शायद शहर से दूरी बनी हुई है थोड़ा कि नैनीताल आ गए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि शायद नैनीताल में कुछ ऐसा हो पाए। तो अभी अभी तक का सफ़र तो यही है।
जब तक बात बड़ी आगे खूबसूरत बात बढ़ाई कही। जाए मैं बात आगे बढ़ाने से पहले मैं भी इनका स्वागत कर लूं और इस परिचय के साथ कि मंगलेश डबराल का आरंभ स्टडी सर्कल ने मंगलेश डबराल जी की यादों में एक वो किया था ना आयोजन, कोरोना काल में एकदम सबने मास्क पहने हुए थे और इतने अच्छे से, तो उसमें नूतन जी ने जो पढ़ा वो कविता की 4 लाइनें और जो महेंद्र जी ने पढ़ी वो 4 लाइनें, मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने जो कविताएं चुनी वो इनका एक परिचय बताता ही है। तो नूतन जी की कविता थी जो उन्होंने वहां पढ़ी, मेरी अच्छाई ले लो उन बुराइयों से जूझने के लिए जो तुम्हें रास्ते में मिलेंगी, मेरी नींद मत लो मेरे सपने लो। तो शायद ये पंक्तियां भी बताती हैं इन काम को जो ये करते हैं। महेंद्र रावत जी ने राजनीतिक मुद्दों पर मंगलेश जी की सक्रियता को रेखांकित करते हुए ये लाइनें पढ़ी थी, शायद अंधेरा था या एक खाली मैदान या खड़े होने भर की जगह, शायद वहां एक आदमी था अपने ही तरीके से लड़ता हुआ। तो अपने ही तरीके, तो ये इनके तरीके हैं, साझा तरीके हैं सब, बात हम आप दोनों से कर रहे हैं तो इसलिए। हाँ शिवी जी बात। जी शिवी मैम। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही हैं और विदुष बैटन का हिस्सा है हम दोनों, तो बात आगे बढ़ाएंगी अब। हाँ शिवी जी नूतन जी, तो आपने अपने परिचय में एक बड़ी खास बात समाहित की कि आप आरंभ के जरिए स्त्री विमर्श पे बात करना चाहती हैं। तो ये तो एक मतलब एकदम खास ही बात हो गई। हमारे यहाँ दिल्ली में तो कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि लड़की और लड़कियों में कोई भेद है। उनको तो ये लगता है कि अगर लड़कियों ने लड़कों जैसे कपड़े पहन लिए, साथ में एकदम कंधे से कंधा मिला के चल दी, एकदम से घूम ली, तो उनको लगता है कि लड़की और लड़की में तो कोई फर्क है ही नहीं। क्या आपका भी यही मानना है? हमारे शहर में तो होता है मुझे नहीं पता कि दिल्ली में होता है कि नहीं है, लेकिन ये सामंजस्य की बात है कि होता है। ये मैं बोलूँ तो आप 5 साल की बच्ची से पूछ लीजिए, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर की 5 साल की बच्ची से पूछिए कि उसको लगता है कि लड़के लड़कियों में भेद होता है, और अगर उसने कह दिया कि नहीं होता है तो मैं मान लूंगी कि नहीं होता है, क्योंकि 5 साल की लड़की को अपने घर में एहसास हो जाता है कि हाँ मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। तो दिल्ली की लड़कियों को या दिल्ली के लड़कों को कैसे महसूस नहीं हो रहा है? जबकि मैं कहूँ तो हम रोज न्यूज भी पढ़ रहे हैं, रोज लोगों से कांटेक्ट में आ रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। उसके बाद अगर कोई ऐसा कह रहा है तो ये सच में मजाक का विषय है और शायद हमें इस चीज पे हंसी ही आनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ये लोग, कुछ लोगों ने लिखा 2-3 मिनट लेट हो गया प्रोग्राम, वो तो शुक्र है कि हम स्टूडियो में 10 मिनट पहले जुड़ गए थे, क्योंकि शिवी ने ये प्रोग्राम बैक स्टेज पूछ लिया था और नूतन पिछले 10 मिनट से हंस रही है इस बात पे। ये पिछले 10 मिनट से इस बात पे हंस रही हैं कि जेंडर इक्वलिटी है दिल्ली में। तो जो नूतन को लग रहा है कि अब जोक सुनाए जाएंगे, अब ये भी जोक आएगा कि दिल्ली में तो क्लास डिफरेंस भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जो तो हो गया जेंडर डिफरेंस वाला, अब आगे बढ़ते हैं। जी अच्छा महेंद्र जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको आरंभ से जुड़े हुए काफी समय हो गया है, तो जब आप आरंभ से जुड़े थे तो आपको कुछ भविष्यवाणी करने वाले लोग मिले होंगे जिन्होंने बताया होगा कि बेटा कहाँ जा रहे हो, बड़ा गलत कर रहे हो, अपना पढ़ाई करो, भटक जाओगे, कुछ नहीं होगा और समय बर्बाद कर लोगे। तो जैसा कि अमूमन जिंदगी में होता भी है, तो क्या आपको भी ऐसे करमचंद टाइप के ना मिलके हुकुमचंद और ऐसे टाइप के लोग मिले थे आपको? जब शुरुआत में आरंभ से जुड़ा था तो शुरुआत में तो केवल किताबों का लेन देन था, पर धीरे धीरे जब बातचीत और पूरा उस प्रोसेस में शामिल होने का मौका मिला, उस प्रक्रिया के अंदर होने का मौका मिला, तब जितने चंदों के नाम आपने लिए सब एक एक करके आए भी। तो सबका कहना था कि क्या कर रहे हो, ठीक है, हम पढ़ाई में थोड़े ठीक है, मतलब एवरेज कह सकते हैं आप कि लोग कहते हैं तुम पढ़ाई में ठीक हो, तो तुम ये किस दिशा में जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोर्स के इतर किताबें पढ़ने के लिए पहले किसी ने टोका नहीं था,
घर में जब घर वाले देखते थे कि अ, बच्चा कोर्स के इतर पढ़ रहा है, तो उनको उसमें कार्टून दिख जाता था या कुछ ऐसा दिख जाता था जो कोर्स में नहीं है, या इतनी मोटी किताब दिख जाती थी कि इसके कोर्स में सबसे मोटी किताब ये तो नहीं हो सकती क्योंकि हिंदी एज अ सब्जेक्ट इसका है। तो घर में भी टोक रहे थे, रिश्तेदार भी टोक रहे थे कि क्योंकि 11th 12th में थोड़ा रिजल्ट कम था, पर रिजल्ट कम था का मतलब ये नहीं कि रियलाइजेशन कम था, हम समझ रहे थे चीजों को, रिजल्ट का समझदारी से मेरे को लगता है कुछ लेना देना नहीं है। तो कॉलेज में आकर जब आरंभ में आना हुआ तो वहां भी लोग मिले, सामाजिक जो समाज में आपको लोग मिलते हैं या आसपास के लोग भी जो बताते हैं कि इतना समय कहाँ दे रहे हो, शायद कुछ अच्छा कर लेते, वो कर लेते। तो एक ये होता है कि हाँ वो लोग टोक तो रहे थे, उनका कहना था ये कहाँ जा रहे हो, बर्बाद करोगे ये सो, बर्बाद तो नहीं परंतु उन्होंने टोकने की कोशिश करी। परंतु अब तो इतना समय हो गया, अब या तो उनको समझ जाना चाहिए था या मुझे समझ जाना चाहिए था, पर ऐसा दोनों जगह हुआ नहीं। अब मेरी तो इधर आरंभ में प्रबल इच्छा शक्ति बनी, उनकी इच्छा शक्ति जरूर टूटी जो पुराने लोग। तो अब जो है नए लोग आते जा रहे हैं, नए लोग पहचान में आ रहे हैं, नए लोग शुभचिंतक भी बन जाते हैं अगर पहचान में आते हैं, तो उन वो भी जेन्युइन कंसर्न उठाते हैं अपने हिसाब से कि यार ये कहाँ लगे। तो मुझे लगता है कि लोग ऐसे मिलेंगे क्योंकि देखने से पता नहीं चलता या एक बार बात कर लेने से मुझे नहीं लगता कि कोई कन्विंस हो जाएगा, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है। 6 साल का मेरा एक्सपीरियंस है आरंभ में, आरंभ का खुद उससे लंबा एक्सपीरियंस है। तो इसको समेट पाना एक बातचीत में, चाहे वो हमारे शुभचिंतक हो, हमारी भलाई के लिए भी कह रहे हैं, वो हम समझते हैं। तो हम ये नहीं कि आपसे बातचीत ही नहीं करेंगे, आप ऐसा कह रहे हैं क्योंकि हम इतने लंबे समय से जुड़े हैं, परंतु उनको भी इस काम की अहमियत समझाना, जो चीज मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ ये एहसास दिलाना कि वो आपको किन्हीं कारणों से मिल नहीं पाया, चाहे अच्छी फिल्मों का एक्सपोजर हो, बेहतरीन किताबों का एक्सपोजर हो, विज्ञान के जरिए छोटे बच्चों के साथ काम करना हो, और खुद चीजों को नई दृष्टि से देख पाने का जो एक नजरिया है वो ना मिल पाना। तो मुझे हमदर्दी होती है कि आपको ये नहीं मिल पाया, और कहीं ना कहीं खुद भी एक तरह से गिल्ट फील होता है कि यार अपने ही आसपास ऐसे लोग हैं, अपने ही परिवार में ऐसे लोग हैं, दोस्तों में ऐसे लोग हैं जिनको ये एक्सपोजर नहीं मिल पाया जो मुझे मिल रहा है, डेली मिल रहा है, इतना समय से मिल रहा है। तो मुझे लगता है इन लोगों से मैं बातचीत कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ। मेरे ख्याल से आरंभ के जितने साथी हैं उन सभी से ऐसी बातें करता ही होगा कोई ना कोई, शुभचिंतक बनकर। तो मेरे को लगता है उनको भी इस पूरी प्रक्रिया में, ये जो पूरी बहस मुबाहिसे की प्रक्रिया है, ये जो विचारों का आदान प्रदान की प्रक्रिया है, क्योंकि आरंभ का जो आइडिया आया था एज अ कंसेप्ट, इस मंच की कमी खलने के कारण ही आया कि कोई ऐसा मंच ही नहीं है जहाँ पे दो छोटे छोटे समूह मिलके बात कर सके लोकतांत्रिक तरीके से, कि एक दूसरे पर लड़ भिड़ गए, ऐसे नहीं। तो इस तरह की बातचीत तो मैं परिवारों में भी कम देखता हूँ। इवन मैं देखता हूँ अपने परिवार में कि हम हेल्दीली बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक दूसरा डोमिनेट करने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है आपने तो कभी ऐसी बहस देखी ही नहीं जहाँ छोटा बच्चा जो 5th में पढ़ रहा है और जो बुजुर्ग हैं 65 साल के, वो एक साथ एक ही चीज पे बात कर रहे हैं और दोनों ऐसा मान रहे हैं कि हम दोनों की बात बराबर है। भले बच्चा अपनी हिसाब से सही कह रहा हो सकता है और वो बड़े परिप्रेक्ष्य में गलत हो सकती है, परंतु उसकी बात को तवज्जो मिले, वो बात रखना सीख पाए, तो बात का मूल्य बने। तो मुझे लगता है कि ऐसे टोकने वाले मुझे अभी भी मिले हैं, 2021 हो गया है, अब मेरे को लगता है 2030-40 में भी मिलेंगे ही, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि उनको इस प्रोसेस में शामिल करते रहा जाए और इन चीजों से उनको भी एक्सपोज कराते रहा जाए, चाहे वो किताबों के माध्यम से हो, फिल्मों के माध्यम से हो, चाहे वो स्टडी सर्कल में वो हमारे साथ बैठे, या नॉर्मल बातचीत भी, क्योंकि हम नॉर्मल बातचीत को नॉर्मल बातचीत की तरह ना ले, वो भी एक बहुत ही हेल्दी मीडियम है। चाय पीते हुए, खाना खाते हुए, उस समय भी हम लोग परिवारों में पॉलिटिक्स बतियाते हैं या तमाम चीजें करते हैं, तो नॉर्मल इन चीजों पे भी बातचीत हो सकती है। तो मुझे लगता है ऐसे टोकने वालों को पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे कुछ ना कुछ कंसर्न रखते हैं, तो एक चांस बन जाता है कि हाँ वो आपके साथ इस बात पे डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब जो नहीं समझे नहीं समझे, क्योंकि आसानी से समझ नहीं आता, प्रोसेस में आने की भी जरूरत होती है और विलिंगनेस भी होती है कि हाँ मैं इसकी बात समझने की कोशिश करूँ। बड़ी खूबसूरत काम किया आपने तो महेंद्र जी, मतलब रायचंद और हुकुमचंद को ही आपने सहयोग चंद बना डाला, तो ये तो एक बड़ा ही सराहनीय कार्य रहा। तो नूतन जी, मेरा प्रश्न आपसे है, जैसा कि मैंने आपके बारे में जानकारी प्राप्त की और मुझे पता चला
कि आप लोग जब नॉर्मल भी चलते हो तो अपने बैग में 5-10 किलो किताबें लेकर ही चलते हो, और आप लोग लोगों के अंदर, खास करके हम जैसी युवा पीढ़ी के अंदर, किताबें पढ़ने की एक ललक जगाते हो। चलिए यहाँ तक तो ठीक था कि आपने लाइब्रेरी ओपन कर दी, किताबें आपने उपलब्ध करवा दी। अब आप लोगों के पास जा करके आप उनको किताबें भी उपलब्ध करवाते हो, उन्होंने पढ़ ली, फिर आप किताबें उनसे वापस भी लाते हो। तो बीइंग ए स्टूडेंट, कभी आपके दिमाग में ये नहीं आया कि 1-1 रुपए की तो पड़ी रहती है और इनको किताबें लाओ तो आने जाने में खर्चा भी पड़ता है? तो कभी आपके दिमाग में ऐसा आया हो कि यार इसमें क्या करने की जरूरत है, बचा लेते हैं, जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा? तो ऐसा कभी कुछ रहा हो? ये वाली फीलिंग शायद मेरे अंदर तब नहीं आई होगी क्योंकि जब मुझे ऐसी किताबें मिली थी, क्योंकि मुझे भी फर्स्ट में किताबें इसी ज़रिए से मिली थी। मैं सच कहूँ तो आरंभ से जुड़ने से कुछ समय पहले ही मुझे आरंभ से किताब उपलब्ध हुई थी, किसी साथी ने मुझे दी थी और फिर मुझे उसको पढ़ के इतना मज़ा आया था। मैं 10th क्लास में थी एक्चुअली। मुझे आरंभ का कहीं से पता चला और मेरे पास कहीं से किताब आई और मैंने 10th में अपनी एक किताब खत्म कर ली और वो पढ़कर मुझे इतना मजा आया कि अच्छा ऐसी भी किताबें होती हैं और ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। तो उसके बाद जब मैंने ये चीज शुरू की कि मैं किसी के पास किताबें पहुंचा रही हूँ तो मुझे अपना वही फील याद आता था कि अच्छा हाँ मुझे बहुत मजा आया था अपनी किताब पढ़कर, तो उसको भी बहुत मजा आएगा। तो मैं ये कभी नहीं सोचा कि नहीं। और समय ऐसा है कि सामने वाला बिल्कुल वो पढ़ना चाहता है, वो आपसे उसके बारे में डिस्कस करना चाहता है, वो खुद कंसर्न है कि हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो खुद ही कहते हैं कि आप बस बता दो, हम आपके घर के नीचे आ जाएंगे और आप बुक ले जाओ, या कुछ होता है कि थोड़ा आगे आ जाओ, हम भी आ जाएंगे, आप ले जाओ। तो मतलब लगता है कि हाँ हमारे जैसे कोई पढ़ना चाहता है। या ये कहानी तो मैंने भी, हम लोग कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम खुद रिकमेंड कर देते हैं, अच्छा आपको बुक पढ़नी है तो याली बुक पढ़ के मुझे बहुत मजा आया था तो आप भी पढ़िए। तो इस तरीके से मतलब अपनी वाली शायद कि अपनी फीलिंग्स उनके साथ जोड़कर देखा जाए तो लगता है कि हाँ शायद इनको पढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हमें मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है या इस टाइप का कुछ। जी, मतलब इसमें कि एक पढ़ना बात जो इम्पोर्टेंट। इसमें एक ही बात जोड़ना चाहूंगा। जैसे इतने 10 किताबें ले जाना तो ऑब्वियसली मुश्किल है। हाँ, जरूर 2-4 किताबें जरूर रहती हैं, क्योंकि उसमें 2 किताबें खुद की भी होती है, खुद भी पढ़ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं तो मौका मिल जाता है कि 1 घंटा बैठ गए या कहीं 1-1.5 घंटा भी रुकना पड़ता है तो खुद भी पढ़ लिया कहीं बैठ के। एक चीज है कि हमारे ग्रुप में जितने हैं वो पब्लिक स्पेसेस में पढ़ने के इतने कंफर्टेबल हैं कि आगे से ट्रेन गुजर जाए, बसों का काफिला गुजर जाए तो वो उपन्यास में मगन रह सकते हैं। इतना प्रैक्टिस हो गई है पब्लिक स्पेसेस में पढ़ने की। मैं इसमें ये कहना चाह रहा था कि किताबों को घर घर ले जाने का जो इश्यू आप कह रहे हैं कि इतनी दूर ले जाना है, वो ले जाना है, ये कोई ऐसे अचानक से नहीं हुआ है। इसके पीछे एक मेरे को लगता है कि काफी लंबा डिबेट है, डिस्कशन है, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है कि प्यासा कुएं के पास आएगा, जिसे किताबें चाहिए होंगी वो ले लेगा। पर ये तो वो बात हो गई ना, मतलब रोड में पत्थर है, जिसको दिक्कत होगी वो हटा लेगा, और लोग तो साइड से निकलने के आदी होते हैं। तो मेरे को लगता है कि किताब जो कोर्स के इतर की किताब का जो एक पूरा प्रॉब्लम आया है कि रीडरशिप कम है लोग कहते हैं, या उपन्यासों में रुचि कम है, मुझे लगता है उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी काम करते हैं जो गौण लग सकते हैं, जो नेग्लिजिबल लग सकते हैं। जैसे मान लीजिए पेपर खत्म होता है, एग्जाम खत्म हुए तो बच्चा फ्री महसूस करता है, चाहे बड़ा स्टूडेंट हो कोई भी हो, तो वो सोचता जरूर है कि हाँ किताब पढ़ी जाए, परंतु फिर मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल में भी पढ़ी जा सकती है। फिर तमाम तरह के ऐसे डिस्ट्रैक्शंस भी है जो उसके जीवन में बड़ा महत्व रखते होंगे, परंतु व्यक्ति सोचेगा मैं पढ़ूं, पर अब उसके सामने करोड़ों किताबों का एक स्लॉट है, दुनिया में तो करोड़ों किताबें, अब वो क्या पढ़े? या यार अगर उसके पास किताबें हैं, अब उसका नंबर नहीं है, यार वहां किताबें रखी हुई हैं, उतनी दूर कैसे जाऊं? और खासकर लड़कियों के लिए अप्रोच करना कठिन, मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए अप्रोच कर पाना कठिन है कि हाँ पढ़ने का मन है, पर क्या उनसे किताब ली जा सकती है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इतने में कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन जरूर काम कर जाएगा मुझे लगता है। तो ये जो रिलेशन बनने से पहले ही टूट जाता है, और ये किताबों को लेकर घूमना और घर घर किताब देना, जरूरी भी नहीं है कि हम घर ही पहुंचा रहे हैं। हाँ, एक कंफर्टेबल स्पेस की व्यक्ति से कहा जाए जो भी लेना चाह रहे आप घर पे आ जाए, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगता है हम आ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन हम नगर पालिका क्षेत्र में है, तो वॉकिंग डिस्टेंस में हो जाता है।
और हमारे जितने साथी हैं वो लगभग 2-4 किलोमीटर के रेडियस में हैं, तो अपने अपने जगह की जिम्मेदारी सबको है, वो अपने हिसाब से किताबें जो है प्रॉपर डेस्टिनेशन में पहुंचा आते हैं। तो हमारी कोशिश बस इतनी सी है कि हम जब किताब घर घर पहुंचा रहे हैं कि जो बाकी डिस्ट्रैक्शंस है, जो किताब और पाठक के बीच की दूरी जो बनी हुई है, हम बस उसे कम कर दें। केस तो ये भी है ना कि किताब पहुंचाने के बाद भी नहीं पढ़ी जाएगी, ये तो है ही। तो ये चीज हम नहीं कर सकते। हम किताब में इंटरेस्ट जगाना, अगर जगाना है तो हम बात करते हैं, पढ़ी हुई किताब सजेस्ट करते हैं, हम उन्हें प्रोज और कॉन्स भी बताते हैं कि इस किताब में आपको ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, और घर पहुंचा के जाते हैं। अब उस किताब का क्या होता है वो उनके ऊपर है, पाठक के ऊपर है, अब वो पढ़े ना पढ़े। जी, मतलब आप पाठक और किताब के बीच की जो दूरी है उसको कम करते हैं। और आपने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली मैम जी कि लाखों करोड़ों किताबें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हम पढ़ें क्या, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय होता है। आप लोगों ने एक आरंभ क्लब करके पुस्तकालय भी है, और आप लोगों ने अपने छोटे छोटे पुस्तकालय भी खोल रखे हैं। तो नूतन जी थोड़ा आरंभ बुक स्टोर के बारे में, बुक पुस्तकालय के बारे में बताएं थोड़ा। पुस्तकालय हमारा एक मोबाइल पुस्तकालय कह सकते हैं आप उसको, कि मोबाइल लाइब्रेरी टाइप की है, कि जितने भी साथी हैं हम सबके पास सब पढ़ने के शौकीन हैं। तो जो जहाँ जाता है उस शहर से एक किताब जरूर उठा लाता है, या उस गली से, उस दुकान से किताब जरूर ले आते हैं। तो इस तरीके से हर इंसान के पास, हर साथी के पास अपना एक कलेक्शन है, कि उसके अपनी पसंद की, या उसको कभी से सजेस्ट की हुई, या उसके अपने पास अपनी किताबें हैं। तो वो उसकी एक छोटी सी लाइब्रेरी है, उसके घर का एक छोटा सा लाइब्रेरी का कोना है। तो उसके आसपास के जितने भी लोग हैं, उस छोटे से लाइब्रेरी का कोना उस पूरे मोहल्ले का कोना बन जाता है, कि अगर आपके आसपास किसी को किताब चाहिए तो आप उसको अपनी लाइब्रेरी से दे आओ। फिर आपको पता चला कि नहीं, मेरे कलेक्शन में वो किताब नहीं है जो उसे चाहिए, आपके साथी के पास है, आपके साथी से आप लो और दूसरे से ले जाओ। तो एक चेन बनी हुई है, जो एक पाठक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पाठक हमसे ले गया है किताब, उसको वो किताब पसंद आ जाती है और वो अपने दोस्तों को दे देते हैं। फिर वो दोस्तों से घूमते घूमते वापस हमारे पास पहुंच जाती है। तो कभी कभी तो किताबों का सफर बहुत लंबा चल जाता है, और कभी कभी साथियों के आसपास से वापस आ जाती हैं। तो एक छोटी छोटी लाइब्रेरी से एक बड़ी सी लाइब्रेरी बनी हुई है, जिसमें बहुत सारी किताबें हैं। महेंद्र जी, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, लगता है लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ आपका भी कोई किस्सा है, थोड़ा बताएं आपकी पर्सनल किस्सा है, लाइब्रेरी। किस्से तो तमाम है। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि मेरे को याद आता है वो ये चीजें जब अपने आप में घटित हो रही थी। मेरे को वो बातचीतें याद आती हैं, या वो समस्याएं याद आती है जो तमाम हमारे जो जुड़े हुए साथी वो बताते थे कि अरे मेरे वहां पढ़ने वाले हैं पर वहां किताब ही नहीं है किसी के पास। तो इस तरह की समस्या आ जाती थी, या इस तरह की बातें आ जाती थी कि लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारे पास मोबाइल लाइब्रेरी जैसी भी चीज है। तो इस तरह की जो पूरी बातचीतें हैं वो मेरे दिमाग में उस रूप में आ जा रही है, एकदम पिक्चर की तरह चल रही है, जैसे जैसे नूतन बोल रही है कि ये सब जो अस्तित्व में आया है, मैं कहीं ना कहीं उसका छोटा बहुत मतलब एक स्पेक्टेटर रहा हूँ। मैंने खुद देखा है, मैं उन बातों में खुद भी शामिल हो पाया हूँ, नूतन शामिल रही होंगी बहुत बहुत सारी बातचीतों में। तो एकदम मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, वो सब सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, समअप जैसा हो रहा है वो पूरा सफर। जी हाँ जी। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, जैसे कि हमारे डीयू में भी लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे लाइब्रेरी से किताब ले जाते हैं, कोई आया तो 1.5 महीने में वापस करने आया, और कभी कभी तो कोई वापस ही नहीं करने आता। कभी आपके साथ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस? जी, मतलब इस पे तो बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है। मतलब हम तो कुछ ऐसी 2015 की किताबें भी ढूंढ ही रहे हैं जो गई हुई थी, अभी भी नहीं आई है। तो वहाँ किसके नाम पे गई है वो इस तरह से उंगली दिखा के हम उसको पकड़ते हैं, अच्छा इसके पास से गई है। अब दिक्कत ये है कि 2015 ऐसा नहीं है कि वो किताब खो गई, वो किताब अभी भी सर्कुलेट ही हो रही है। वो ऐसा होता है कि किताब की एक जो खूबियां हैं लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, तो अब ऐसा कर दो ये किताब मुझे दे। अब वो रिटर्न नहीं रह गया, वो पढ़ने वाले ने किसी तीसरे पढ़ने वाले को दे दी, तीसरे ने चौथे को दे दी। तो हमारे जो साथी हैं वो उनके हाथ से तो मामला कब निकल गया 2015 में निकल गया। तो बहुत सारी किताबें जो है अभी भी सर्कुलेशन में ही है। तो हम सबके कंधों पे मतलब 10-10 किताबों का भार होगा, जो किताबें गायब हो चुकी हैं अपनी। आप ये अगर हम बातचीत करें ग्रुप में भी,
तो किसकी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी बची हुई है? कोई नहीं कहेगा कि, जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने किताबें खरीदना शुरू किया था 2013 से। तो थोड़ा छोटा मोटा ट्यूशन करता था, थोड़ा पैसा मिलता था, तो किताबें खरीदने का शौक था थोड़ा बहुत। तो मेरे को याद है कि एक समय मेरे पास 18 किताबें थी। आज मेरे पास 4 किताबें भी मुश्किल है बची हुई, पर यह है कि उसकी जगह लेने के लिए नई किताबें आई। वो 10-14 किताबें जहां गई किसी को नहीं पता, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, अगर हम उसको टटोलते हैं और अच्छे से टटोलते हैं तो शायद उसको कोई ना कोई पढ़ ही रहा होगा या किसी पाठक के पास होगी। जी, किताबों का एक सिलसिला सा चल रहा है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो आज जैसे हमारे हाथ में मोबाइल होता है, तो ये भी तो किसी ना किसी की साजिश ही होती है ना, कि वो मोबाइल हम तक आया। तो अगर हम ये साजिश कर रहे हैं कि मोबाइल की जगह हम किताबें पहुंचा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी खूबसूरत सी साजिश ही कही जाएगी। वो भी बड़ी अच्छी थी। मैंने आप लोगों का पेज विजिट किया था, उसके बाद मैंने देखा था कि आप लोग मूवी ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, थिएटर वर्कशॉप, जिसमें आप लोग नुक्कड़ नाटक भी करते हैं। तो नूतन जी, मेरा सवाल आपसे है कि नूतन नाटक की इसमें क्या मतलब रहती है भूमिका नुक्कड़ नाटक की? नुक्कड़ नाटक तो मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत और ज़रूरी, और मैं कहूँगी सब जो देख लेंगे, किताबें चाहे नहीं पढ़ेंगे लेकिन ये कर लेंगे, वो तरीका है। मतलब कि अगर आपको पहुँचानी ही है बात और कैसे भी पहुँचानी है तो नुक्कड़ कर दो, ये सबसे बेहतर तरीका है। जैसे कि आपको कोई चीज़ पहुँचानी है, टीवी दिखा दो वाला है ना, तो टीवी को रिप्लेस करने के लिए नुक्कड़ हो सकता है कि नुक्कड़ दिखा दो। तो नुक्कड़ मुझे लगता है कि हम कुछ भी पढ़ते हैं ना, तो हम लोग जब नुक्कड़ बनाने बैठते हैं, हम सोचते हैं ठीक है ये किताब निचोड़ देनी है इस नुक्कड़ में, ये सारी किताबें निचोड़ देनी है इस नुक्कड़ में। तो ये होता है कि जो हम पढ़ते हैं उसको करके दिखा देते हैं, या जो डेली लाइफ से हम सोचते हैं कि हमने ठीक है ये ऑब्जर्व किया और ये लोगों तक पहुंचना चाहिए था, उसको हम नुक्कड़ के थ्रू लोगों तक दिखा देते हैं कि उनकी ही बात। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत चीजें सोचते हैं लेकिन हमें कभी वो नहीं होता कि अच्छा ऐसा सच में है, फील ही नहीं हो पाता है। लेकिन नुक्कड़ में जब हम अपनी ही कई बात दूसरे के मुंह से सुनते हैं ना, तो वो फील हो जाती है कि अच्छा हाँ यार हम भी ऐसा ही करते हैं, तो ये कुछ हो रहा है, मतलब ये हमारे ही बीच से आ रहा है। तो नुक्कड़ इसमें बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है, लगता है मुझे कि आप शानदार तरीके से, आसान तरीके से बात भी पहुंचा देते हैं। लोग सोचते भी हैं, ऐसा नहीं है कि रास्ते में कोई आपका नुक्कड़ देख के चले गया, वो घर जाके एक बार जरूर कहता है कि आज हमने कुछ तो देखा, कुछ हो रहा था और वो ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो देखने वाले के साथ साथ उसके घर तक पहुंच जाती है बात, और बात निकली है तो दूर तक जाएगी, वो नुक्कड़ ही कर सकता है। नूतन ने भी कह दिया, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। इधर कमलेश अटवाल जी के ये लिखने से पहले कि अच्छा हो इस तरह दुनिया की सारी किताबें खो जाएं, लोग पढ़ते रहें, आपके ये लिखने से पहले शिवी ने कह दिया था कि ये बहुत खूबसूरत साजिश है आप लोग की, अपनी कंधे से किताबों का बोझ हटा देते हो ताकि लोग पढ़ते रहें, उनके जाए वो दिलो दिमाग में, और कहते हैं कि खो गई, इसीलिए शिवी को लग गया ये साजिश है ना शिवी? हाँ, बात बढ़ाते हैं आगे। जी नूतन, सही बात है, बिल्कुल आपकी एकदम 100% करेक्ट बात है। क्योंकि किताबें पढ़ने में सबका शिक्षित होना जरूरी होता है, लेकिन जो हम देखते हैं एकदम यहाँ क्लिक करता है जाके, वो पूरा दिल और दिमाग दोनों पे छा जाता है। तो आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और मैंने एक चीज और देखी थी कि आप लोग पुस्तक परिचर्चा भी करते हैं। तो महेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि उस पुस्तक परिचर्चा में हम जैसे युवा वर्ग ही होते हैं, या हर पीढ़ी के, हर आयु के, हर वर्ग के लोग भी शामिल हो जाते हैं? हाँ, युवा वर्ग भी काफी बड़ा है, बहुत ही वरिष्ठ युवा भी हैं और तमाम तरह के युवा हैं हमारे बीच। तो ये है कि जो हमारी एज है, कॉलेज या स्कूली स्टूडेंट्स की जो एज है, शुरुआत में अगर कहूँ पुस्तक परिचर्चा का जो एक तरह से हमने सफर शुरू किया था, वो एक तरह से कहें आरंभ के बीच ही, हमारे बीच ही वो बात चलती थी। हमने कहा कि हम सब पढ़ रहे हैं, पर इतना डिटेल में बात रखना चाहते हैं, तो क्यों ना एक दिन ही इसके लिए मयस्सर कर दिया जाए कि अच्छा इस दिन ऐसा करते हैं, मिलते हैं और किताबों पे ही बात करते हैं। तो ठीक है, परंतु ये अभी अपने ही इंसेप्शन फॉर्म में ही है, अपने मतलब ये आइडिया अभी आया ही है। तो हम 10-12 साथी हैं जितने आपस में बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब पढ़ रहे हैं, परंतु वो किताबों की बातचीत में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की आदत है।
जरूरी नहीं कि उन्होंने उपन्यास पढ़ा हो या कोई बड़ी किताब पढ़ ली हो या नॉर्मल कोई चीज पढ़ी हो, पर वो बातचीत में इंटरेस्ट रखते थे। तो शुरुआत 10-12 लोगों से हुई। फिर ये हुआ कि ऐसे ही लोगों ने पूछा कि ये क्या क्या क्यों बैठे थे, कैसे, तो अरे वाह वाली बात हुई कि अच्छा तुम इस चीज के लिए बैठे हो। तो लोगों ने कहा क्यों, और ऐसे तो यार तुम लोग अपने अपने में कर रहे हो, बाकी लोगों का क्या होगा। तो इस तरह से आइडिया आया कि यार कि कोशिश तो यही है कि हर एक पाठक और हर एक पुस्तक प्रेमी या एक हर जो डिस्कस करने का शौकीन है उस व्यक्ति तक ये बात तो पहुंचनी ही चाहिए। तो इन द मीन वाई मतलब ये पूरा इस पूरे समयांतर में जो हम कहें कि ये बात फिर अनौपचारिक से एक औपचारिकता की ओर बढ़ी। औपचारिकता इन सेंस की इसको हमने एक फॉर्मल प्रोग्राम की शक्ल दी, जिसमें कोई भी चाहे शहर का किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, किसी भी लिंग जाति धर्म जो भी हो, मतलब लोग पार्टिसिपेट कर सके। इस कार्यक्रम की ये जो अवधारणा थी उसके आगे में जब हम देखते हैं तो हमें पिथौरागढ़ के शिक्षकों का बड़ा साथ मिलता है, यहाँ की गृहिणी हैं जो पढ़ती हैं उनका बड़ा साथ मिलता है, जो व्यापारी हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो पढ़ने की बातों में रुचि लेते हैं और पढ़ते हैं, तो उनका उनका आना शुरू हुआ। तो ये एक तरह से वैलिडेशन है, ये एक तरह से हमें वो मिला कि हाँ ये सही कार्यक्रम है, इसमें एडिशन करते रहना है और इसमें और लोगों को लाने की कोशिश करनी। क्योंकि आरंभ मतलब एक इस तरह से ग्रुप है हमारे लिए, तो ये मतलब मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे लिए डेली नीड है, ये मेरी रोज की जरूरत है। मतलब अगर मैं इसमें एक दिन भी छूट जाऊं तो मेरे को बड़ा मतलब वो हो जाता है कि यार मैं आज आरंभ नहीं गया हूँ, तो मतलब कुछ कुछ तो रह गया है। तो सबके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि लोगों को व्यापारी है, गृहिणी है, सबके अपने अपने काम है, शिक्षक स्कूल जाएंगे। तो हमने कहा कि हर संडे रखना भी नहीं है क्योंकि इतनी तेज तो नहीं पढ़ा जा सकता और अच्छे से किसी किताब को पढ़ना अपने आप में चैलेंज है, उसके पक्षों को जान पाना। तो हमने कहा कि इसको रेगुलर करने की बजाय हम ऐसा करते हैं कि महीने में एक संडे रख दिया जाए। तो शुरुआत में था कि महीने के अंतिम संडे, तीसरे या चौथे संडे रख लिया जाए, पर बीच में इस तरह से हुआ कि इसको महीने के एक संडे रख दिया जाए। इसके लगभग 23 संस्करण अभी तक हो चुके हैं औपचारिक रूप से। उसके पहले हम जिस तरह मिला करते थे 8-10 बार जो हम मिले, तो ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो अभी भी मतलब उतना ही फ्रेश लगता है मुझको। और इसमें कोई भी स्टेज पर चढ़ जाता है और कभी उसको अपनी किताब याद भी आ जाती है। ऐसा नहीं कि आपने रिसेंट में ही पढ़ा, बहुत लोग कम पढ़ पाते हैं, कईयों की स्पीड कम होती है या 6 महीने में भी एक किताब पढ़ पाए ऐसा समय, ऐसी दिनचर्या या ऐसा जीवन होता है उनका। तो वो लोग भी आते हैं और हाँ, मैंने बहुत लोगों को ये भी देखा है कि मैं यहाँ बोलने के लिए ही किताब पढ़ रहा हूँ, इस तरह के लोग भी देते हैं। तो काफी लोग वहीं आते हैं और वहीं से भी किताब ले जाते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन पड़ा कि लोग बोलते बोलते उनकी बोलने में, किताब के बारे में बात करने में एक सुधार आता गया और लोग जो है, लोग इतने अच्छे से उनको बताने लगे कि सामने सुनने वाला मतलब वो हो जाए, यार ये सब इतनी सही सही चीजें पढ़ ले रहे हैं और मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ। तो वहीं पे को किताबें भी एक्सचेंज हो जाती है। तो इस तरह का जो किताबें एक्सचेंज करने का वहां पे एक बड़ा मंच बन जाता है। तो पुस्तक परिचर्चा खत्म होने के बाद आप मान के चलिए कि 45 मिनट या 1 घंटा वहीं पे भीड़ जमे रहती है, अपने आप गप्पे चल रही होती है, तमाम किताबें अदली बदली हो रही है, मुझे कब देगा, मुझे कब देगी, ये वादे होते हैं, फिर जाके डिस्पर्स होते हैं उसमें। जब आप लोग कार्यक्रम के बाद ध्यान दें उस प्रोग्राम को, हाँ शिवी, जब आप लोग कार्यक्रम के बाद इस प्रोग्राम को देखेंगे तो अनीश कुमार के संदेश पे भी ध्यान दे दीजिएगा। हाँ शिवी। बिल्कुल सही बात कही आपने कि जब सब पढ़ेंगे, सब समझेंगे, तभी जाके हम बदल पाएंगे जो चीजें हो रही हैं। और मुझे इतना तो नहीं पता, एक बात बोली जाती है, ना उम्र की सीमा है, न जन्म का है बंधन। तो वैसे तो ये प्यार के लिए बोला गया है, लेकिन वो मुझे नहीं पता वहां लागू होता है कि नहीं होता है। लेकिन यहाँ पढ़ाई के लिए, यहाँ पढ़ने के लिए तो ये जरूर ही लागू होता है आपके बताने के अनुसार कि हर एक उम्र का व्यक्ति पढ़ सकता है। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है या गुजारिश समझ लीजिए कि क्यों ना एक पुस्तक परिचर्चा थोड़ी थोड़ी आप लोग करके दिखा दें हम लोगों को। जी, मैं इसमें एक ही और चीज जोड़ना चाह रहा था कि दरअसल बात किताब पढ़ने की ही भी नहीं है,
किताब पढ़ना अपने आप में बहुत ही खूबसूरत अनुभव है, और उसका चस्का लगना तो मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज है जो बहुत मतलब एक तरह से बहुत अच्छा लगता है कि मुझे इसकी आदत है। पर मैं साथ ही में कहना चाहूंगा कि पढ़ना केवल किताबों का नहीं। हम आरंभ में जब बात होती है तो क्या पढ़ने तक, किताब पढ़ने तक, लिखे हुए शब्द को पढ़ने तक, उसको समझने तक क्या सीमित है मामला, या और भी कोई मोड हो सकते हैं? तो तमाम मोड हैं। जैसे अभी किसी ने लिखा भी कि अ, पढ़ते रहना जो है, पढ़ते रहना जो है एक तरह से वो तो क्या हम अभी जो हम चार लोग जुड़े हुए हैं या जो लोग हमें सुन रहे हैं, क्या ये पढ़ाई नहीं है? क्या हम एक दूसरे को पढ़ नहीं रहे? एक तो होता है बात को सुनना, उसको समझना, दूसरा होता है रीडिंग बिटवीन द लाइंस। अब शब्दों से किसी के संघर्ष को समझना या उसके विजन को समझना, मेरे ख्याल से ये भी एक पढ़ाई ही है। पढ़ाई को वाले स्कूली एकदम कठोर वातावरण वाले उसमें ना लिया जाए। मुझे लगता है आरंभ में हम सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे करते हैं कि पढ़ाई का मायना क्या है, क्या पढ़ाई शब्द का मतलब क्या है। आरंभ में हम एक बात कहते हैं कि पढ़ने की संस्कृति, तो वो पढ़ना कितना व्यापक है और वो कितना व्यापक बनाया जा सकता है, ये तो जो लोग आते रहेंगे वो हमें समझाते भी रहेंगे, और जैसे ही ये कारवां बढ़ता रहेगा मेरे को लगता है हमें समझ भी आता रहेगा कि पढ़ने का वाकई मतलब, मकसद और साधन जो है, कोई भी साधन हो सकता है। फिल्में हैं, आपस में बातचीत है, आप लोग बैठ गए चौपाल लगा ली, या किसी भी तरीके से, तो पढ़ना केवल किताबों तक सीमित नहीं है। ये हम ग्रुप में भी बात करते हैं, जो भी मिलता है उससे भी बात होती है। कई लोग ये बात रखते हैं कि यार क्या पढ़ने वाले ही जुड़ सकते हैं? तो आप उनकी आवाज और उनके हाव भाव में एक वो देख सकते हैं कि मैं इस ग्रुप के लिए मिसफिट हो सकता हूँ, शायद मेरा स्वागत ना हो। और ये ऐसा दर्द है, मैं मानता हूँ कि मैक्सिमम पॉपुलेशन का है। वो समूह में रहने की एक मानवीय टेंडेंसी है, सभी की नहीं पर मैक्सिमम रह चाहते हैं समूह में रहे, और समूह में जुड़ने की वो कोशिश करते हैं, पर कई बार मन महसूस कर रह जाते हैं कि यार क्या हम पढ़ नहीं रहे तो हम इस ग्रुप का हिस्सा नहीं हो पाए। मेरे को लगता है ये बिल्कुल बहुत ही गलत देखने का नजरिया है, और गलत ही सोचने का नजरिया। मुझे लगता है आप ओपन, अगर आप ओपन है, ओपन टू सजेशन, ओपन टू डिस्कशन, तो मुझे लगता है पढ़ाई शब्द आपके लिए है, क्योंकि आप पढ़ना ही तो चाह रहे हैं, आप ओपन है, इसका मतलब आप किसी भी चीज के लिए ओपन है। तो पढ़ाई का जो है, और जो ये पढ़ाई की संस्कृति है, इसके लिए भी मेरे को लगता है आप ओपन जी बिल्कुल, मतलब खुला दरबार है, सब आओ, सब सीखो, सब पढ़ो। बिल्कुल सही बात है आपकी। है। शिवी जी, क्या पुस्तक परिचर्चा अंत में हो सकती है? क्योंकि उसमें आराम से इत्मीनान से बोला जाए तो मेरे को ऐसा लगता है कि लास्ट में अगर हो पाए, अगर दिक्कत ना हो तो, वरना अभी भी की जा सकती अभी नूतन से कोई सवाल पूछो, नूतन की जर्नी हम अच्छे से सुनते हैं। जो है। हाँ, आपके मन में सवाल हो शिवी, तो आप वो भी पूछ सकती हैं, वरना इन्होंने अभी नया नया नैनीताल हॉस्टल ज्वाइन किया है, थोड़े से उसके अनुभव बताएं। क्या आपको घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजने में कोई दिक्कत आई, या कैसा लग रहा है? और इसके अलावा शिवी और भी आप सवाल कुछ ऐसे पूछें जो इनकी जर्नी से हमें थोड़ा सा मतलब परिचित कराए। हाँ हाँ नूतन जी, तो यही बता दीजिए आपको नैनीताल जाके कैसा लग रहा है। नैनीताल गए वैसे मुझे अभी 1 ही हफ्ता हुआ है, तो बिल्कुल शहर ही बदल गया है, लोग ही बदल गए हैं। तो अभी अभी तो कुछ पता जैसा नहीं चल रहा है। मतलब हॉस्टल की लाइफ भी पहली बार ही पता चल रही है कि गर्ल्स हॉस्टल में रहना, मतलब मैं आज तक किताबों में ही अक्सर पढ़ा करती थी, वो शायद अब अनुभव करूंगी शायद कि अच्छा गर्ल्स हॉस्टल में ऐसा होता है कि चारों तरफ 4 दीवारी होती है और आपको अंदर रखा जाता है। एक इस हॉस्टल को देख के एक चीज याद आई कि मैं एक दिन एक किताब पढ़ रही थी, तो उसमें एक क्वेश्चन उठाया था कि लड़कियों का स्कूल ऐसा क्यों होता है, जो गर्ल्स स्कूल होता है खास करके गर्ल्स के लिए अलग से बनाया हुआ, कि हमेशा ऐसा होता है कि स्कूल बीच में होता है और बहुत स्पेस खाली होता है और चारों तरफ से 4 दीवारी की जाती है। तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि हाँ, ये मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन सच में होता है कि बॉयज स्कूल में इतनी बाउंड्री का ध्यान नहीं रखते हैं, या जो मिक्स स्कूल होते हैं उसमें भी नहीं रखते हैं, लेकिन गर्ल्स स्कूल हमेशा 4 दीवारी पे बंद होते हैं। हॉस्टल भी हमेशा 4 दीवारी में ही बंद होते हैं जो गर्ल्स हॉस्टल है, और दीवारें भी बहुत ऊंची होती हैं और जगह भी नैनीताल बहुत वाला भी ऊंची है होती क्या, है। दीवारों वाला? तो नैनीताल वाला भी दीवारों वाला ही है। तो
अब लग रहा है, हाँ, तो मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे शायद सामना होगा इन चीजों से, जब कि आपको शायद कम आपको एडवाइस दी जाएंगी कि आपको सो कॉल्ड अच्छी लड़की की तरह कैसे रहना है। तो अभी तक तो शायद अभी नहीं मिली है, एक ही हफ्ता है। नूतन एक मिनट हाँ, मेरा तो नेटवर्क गया था अभी बीच में, 1 मिनट। क्या आप लोग मुझे बता देंगे कि नूतन जो अब तक बोल रही थी, क्या आप सुन पा रहे थे? बिल्कुल मैम, सही आ रही है। हम सुन पा रहे थे। जी 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 है? जी, नेटवर्क सही। हाँ तो ठीक है फिर। नूतन सॉरी कंटिन्यू रखो, मेरे को लगा मुझे रिपीट करवाना है आपसे। कंटिन्यू रखो प्लीज, सॉरी। तो अभी सफर अच्छे से शुरू ही नहीं हुआ है, तो एक्सपीरियंस धीरे धीरे आपके साथ शेयर करेंगे, कभी और मौका मिलेगा तो। अभी तो जिंदगी शुरू ही हुई है हॉस्टल की। बिल्कुल सही। और ये होता भी है हमारे साथ कि एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि जब पढ़ने बैठो क्लास में तो फिर टीचर आके लड़कों से बोलता है कि बेटा तुम तो पढ़ लो, उनके लिए तो कोई पढ़ ही रहा है। तो आज ये है हमारी समानता, ये है हमारी समानता। यहाँ पे एकदम स्पष्ट पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि ये हमारी समानता है। उन्हें क्या करना है, उन्हें तो शादी करनी है। तुम तो पढ़ो, तुम्हारी शादी नहीं होगी पढ़ोगे नहीं तो। तुम लड़कियों जी से मैम, कहते आप कुछ तुम कह भी रहे थोड़ा पढ़ लो। और मैं ये बोल रही हूँ कि जो तुम्हारे लिए पढ़ रहा है वो भी क्या पढ़ रहा है तुम्हें नहीं पता। मैं अगर तुम दोनों और तुम्हारी फ्रेंड्स को ये सिखाने वाले बहुत लोग हैं कि कोई तुम्हारे लिए पढ़ रहा है, तो मैं अपने साथ ये अपने अनुभव आपसे बांटना चाहूंगी कि जिस किताबों की बात महेंद्र नूतन कर की तारीफें यहाँ पे से रणेंद्र जी और कमलेश अटवाल जी और भास्कर जी सब कर रहे हैं, योगेंद्र आहूजा जी, हरिमोहन शर्मा सर, ये सारे लोग जिस पढ़ाई की तारीफ कर रहे हैं और जिस पढ़ाई की बात महेंद्र और नूतन जी कर रहे हैं, तो 99% चांस है कि वो वाली पढ़ाई नहीं कर रहा है। वो वाली पढ़ाई कर रहा है, वो वाली पढ़ाई कर रहा है कि जब सदियों से ये सत्ता हमारे पास थी, ये खिसकाने वाले पैदा हो रहे हैं, ये किताबों को आवारा बनाने वाले। अच्छी खासी सुशील सालीन किताबें अंदर पड़ी थी, उनको भी आवारा बना दिया अपनी तरह। तो ये लोग बारीक तरीके सीखने की पढ़ाई कर रहे हैं कि कैसे अब इनके नए उगे हुए पंखों को काटा जाए। तो ये भी ध्यान रखने की बात है। हाँ शिवी, आप अगला सुना पाए ना। हम अपने प्रश्नों पर पुनः लौटेंगे। उससे पहले हिमांशु नेगी सर का एक क्वेश्चन है, बड़ा ही इन्होंने खूबसूरत क्वेश्चन उठाया है कि विज्ञान के स्टूडेंट्स होते हुए भी साहित्य में रुचि कैसे जागी आपकी? पर्याप्त था ना विज्ञान पढ़ के छोड़ देते। बात सही है। नूतन आप अपनी बात कहो तो मैं फिर बताता हूँ मेरी अपनी कहानी। ठीक है, मेरी कहानी तो यही शुरू हुई कि ठीक है, बचपन से अच्छे से पढ़ा, अच्छे नंबर लेके आए, ठीक है, लेकिन सिर्फ पढ़ा, एग्जाम दिया, खत्म हो गया। तो जब बुक पढ़ना शुरू किया तब ये लगा कि अच्छा पढ़ाई ये ही नहीं होती है, अच्छा पढ़ना इसके अलावा भी कुछ और होता है। जो साइंस में पढ़ते हैं वो एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, अच्छा घर में भी यूज हो सकता है। इस टाइप की चीजें सामने आई कि हाँ ये सब चीजें खाली किताबों तक ही नहीं सीमित है, ये तो हमारी डेली लाइफ में यूज हो सकती हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि वो जो पढ़ना है वो इसलिए पढ़ना जरूरी है ताकि मैं इसको अच्छे से पढ़ सकूं। जो मैं सच में पढ़ रही हूँ, मतलब साइंस की पढ़ाई कर रही हूँ, तो साइंस की पढ़ाई को समझने के लिए मुझे शायद कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा, बेस तो बनाना पड़ेगा ना। तभी आगे की पढ़ाई हो सकेगी। तो मुझे तो हमेशा एनर्जी मिली है, मतलब कि मैंने कुछ भी पढ़ा है मुझे लगता है कि मैं उसको अच्छे तरीके से सोच पाती हूँ, समझ पाती हूँ। सबसे बड़ी बात तो अगर मैंने साइंस पढ़ ली अच्छे से, मैं कुछ बन रही हूँ बहुत अच्छा, और मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ, तो खत्म हो गया सब उनसे। और मैं बड़े बड़े डिसीजन ले दे रही हूँ और मेरे पे किसी की संवेदना ही नहीं है, मैं किसी को समझ ही नहीं सकती हूँ, मुझे पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, असलियत हकीकत क्या है जमीन की, और मैं कर दे रही हूँ कुछ भी। तो सारा पढ़ा लिखा आपका बेकार है, आप डुबाओगे ही डुबाओगे जिसको डुबाओगे। तो वो पढ़ना उससे ज्यादा जरूरी हो जाता है लगता है मुझे कभी कभी। तो पहले वो पढ़ लो, इंसान भी बनते जाओ, साथ में अच्छे इंसान बनो, और वो तभी काम आएगी वो पढ़ाई। मेरा सफर ये। जी महन जी, आपकी क्या खास कहानी है? जी मेरी कहानी बड़ी लंबी है, इस मामले में शॉर्ट में करूंगा कि स्कूल मतलब जब मैं 5th तक था,
फिफ्थ तक की याद तो मेरी ऐसी है कि आ, ठीक है, हम जीके की किताब पढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री और इसका रट्टा लगा रहे हैं, पर 2005 में अब मेरे को लग रहा है कि 1998 की जीके की किताब है वो, और मैं उसका रट्टा लगा रहा हूँ, तो मेरे को लग रहा है किताब गलत है या क्या है। तो उस समय कोई बताया नहीं, मतलब थोड़ा कॉमन सेंस भी नहीं लगाया। पर बाद में पता चला कि हर साल जीके की नई किताब आती है और एक बार खरीद के नहीं होता है। तो ये शुरुआत थी, शुरुआत में इसी रूप में कहूंगा। फिर पेपर खत्म होने का इंतजार होता था और कॉमिक्स पढ़ता था मैं। उन दिनों कॉमिक्स का दौर था, ध्रुव, नागराज है, शक्ति है, परमाणु है, इन सबको हम पढ़ा, मतलब हम तो नहीं कहूंगा, मेरे आसपास में मैं ही पढ़ा करता था। एक कॉमिक्स की दुकान हुआ करती थी और वहां से लाते थे, फिर वो दुकान बंद हो गई थी। अ, तो फिर थोड़ा चालाक बनना शुरू किए हम। तो कोर्स की किताब को ऐसे पकड़ना शुरू किया और उसके अंदर कॉमिक लगा के रात भर पढ़ो, घर वाले सामने, हम यहाँ पे। तो इस तरह से जो है अब चालाक भी बन रहे हैं और किताबों के लिए चालाकी भी दिखानी पड़ रही है। तो यहाँ से एक सफर शुरू होता है। फिर हम जब 8वीं क्लास में था तो हमारे एक इंग्लिश के टीचर थे। तो उन्होंने एक बहुत ही हमारे हिसाब से बहुत ही नई प्रक्रिया अपनाई पढ़ाने की, कि वो कहते थे मैं केवल चैप्टर पढ़ाऊंगा और उस पर डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन आंसर खुद करके लाऊंगे। तो हमको कहने को तो हम हिंदी इंग्लिश में पकड़ होनी चाहिए, पर दोनों में ही हालत खराब होती थी उन दिनों, क्योंकि अगर आपको एक वेल फॉर्म्ड सेंटेंस बनाना है तो बड़ा टफ हो जाता था, और पहले कभी किया भी। परंतु उनका पढ़ाया इतना पसंद आता था और हम अच्छा आंसर भी लिखते थे। तो पहली बार सर ने कहा यू राइट वेरी गुड आंसर्स। हमने कहा अरे तारीफ भी हो रही है। तो उन्हीं ने एक पहला असाइनमेंट दिया था कि आप लाइब्रेरी में जाओ। हमें लगता था लाइब्रेरी स्कूल की शीशे वाली जो होती है, वो किताबें अंदर रखने के लिए होती है, कभी इंस्पेक्शन होगा तो दिखा देते हो। तो पहली बार उन्होंने क्या किया कि वो किताबें खुलवा दी हमारी। अब ठीक है, जैसा कि बचपन से ट्रेनिंग है हमारी, वैसे ही हमने क्या किया, जो सबसे किताब कौन पढ़ेगा, आज तक नहीं पढ़ी क्यों पढ़े हम, तो ये तो अलग उम्र को हो गया, सर भी खराब है, इस टाइप की बातें भी होने लगी। तो हमारे कोर्स में जो था किताब वही उठाई। परंतु कुछ साथ वाले थे जिन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो है, काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो है, जो क्लासिक्स हैं, डॉन क्विजोट है, इस तरह की किताबें उठाई। तो एक ने पढ़ी, दूसरे ने पढ़ी, और बात फैलने लगी कि इन किताबों में तो अलग ही दुनिया है। और ये सच में ऐसा ही हुआ कि अरे भाई तूने सुना इसमें तो ऐसा। हमने कहा दिखाओ। अब ऐसा हो गया है कि जितनों ने अच्छी अच्छी किताबें ली हमने ढूंढ ढूंढ के सबको पढ़ा। तो जो विश्व क्लासिक बहुत ही एवरेज जो छोटा वर्जन होता है वो हमने पढ़ा। अब वहां से चस्का लग गया। तो अब ये था कि अब सर की जरूरत नहीं थी। अब ये था कि अब हमको जहां मिलेगा वहां। अब उन दिनों भी प्रचलित थी दोस्त कैसे बनाए, काउंट योर चिकन्स बिफोर हैच, रिच डैड पुअर डैड, इस टाइप की किताबें। मतलब कुछ नहीं है, बस मोटिवेशन है वो। मैं उन किताबों को उतना पसंद नहीं कर पाता हूँ। परंतु पढ़ने का सिलसिला इनसे कंटिन्यू रहा। एक फेज चेतन भगत भी आया, परंतु कॉन्शियसली जो पढ़ना होता है, जो सोच समझ के और एक समझ बनाने के लिए, एक मानसिक खुराक लेने के लिए जो किताब पढ़ने का सफर जो मेरा शुरू होता है, वो सेकेंड ईयर कहें, 2014 कहें, या फिर आरंभ से जुड़ के ही होता है। जहाँ पे किताब पढ़ने से पहले, पढ़ने के दौरान और पढ़ने के बाद मुझे ऐसे साथी मिले आरंभ में जो लगातार मॉनिटर करते थे कि क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, यहाँ पे क्या लगा, उस सेंटेंस का क्या था, क्या तेरे को कैसा महसूस हुआ, तो क्या लग रही है कहानी, क्या पृष्ठभूमि है, हमें भी बताओ। तो इस तरह से जो गाइडेड पढ़ना था, या एक छोटा सा उपन्यास भी है या एक कहानी भी है, वो इतना गाइडेड रूप से पढ़ रहे हैं हम, हमको चेक करने वाले इतने साथी हैं कि तू समझ क्या रहा है। और बिना समझ, और बात भी सही है कि हम बिना समझे पढ़े और एक और कहानी पढ़ दी कहें, ये मेरे को नहीं लगता ये ठीक है। तो जो आरंभ का बुक क्लब है या बुक लाइब्रेरी है, मोबाइल लाइब्रेरी है, इसकी अहमियत मुझे समझ में आई। तो मैंने शुरुआती दिनों में दिनेश कर्नाटक जी की बुक पढ़ी थी, विजय गौड़ की पढ़ी थी आरंभ में आकर। और मैंने पहली बार जनता पुस्तकालय है महेश पुनेटा सर का, उनके घर में इतनी किताबें। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि हाँ, अब किताबों की जो खोज होती है एक साथ इतनी मिल गई, वो तो खत्म हो गई है। क्योंकि इतनी किताबें पढ़ने में आपको पता है लाइफ टाइम तो लगता ही है, इतनी किताबें हैं उनके घर। तो
यहाँ से रेगुलर किताबें ले जाने का, हफ्ते हफ्ते में, महीने महीने में। तो इस तरह का जो कल्चर बना वो अभी भी बना हुआ है। अब बहुत बार किताबें ले जा लेता हूँ, पढ़ नहीं पाता हूँ, बस लौटा के आता हूँ। वो आदत ऐसी हो गई है और समय इतना कम होता है। परंतु ये पूरा पढ़ने का मेरा सफर है जो इंटरेस्टिंग बना रहा। थर्ड ईयर में आते आते 2015 के समय तक बहुत सारी किताबें मैंने इस तरह से भी पढ़ ली कि फटाफट में पढ़ी। तो बहुत सारी किताबों में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जैसे महिला आंदोलन है, दलित आंदोलन है। किताब में एक पृष्ठभूमि रची जाती है। हमें लगता है फिल्मों में एक्शन क्यों नहीं हो रहा फटाफट, तो हम कहानी में भी फटाफट मोड में पहुंच जाए, ऐसा मन हुआ करता था। परंतु बाद में पता चला कि भूमिका होती है, लेखन शैली होती है, एक खास समुदाय को चित्रित करना होता है, उनके दर्द को, उनके दैनिक जीवन को चित्रित करने का महत्व होता है अपने आप में, ताकि आप कहानी से जुड़ सकें, उपन्यास से जुड़ सकें। वो अभी भी बहुत नॉवेल्स में, बहुत सी किताबों में, कहानियों में ऐसे छूट जाता है। बहुत बार कनेक्शन बनाने में टाइम लग जाता है। तो इस तरह से जो है ग्रुप में पढ़ के ये हुआ कि आपको पता चलता रहा कि पढ़ना कैसे है, किस चीज पे गौर करना है, किस चीज को एकदम क्रिटिकली देखना है, किस चीज को आलोचनात्मक दृष्टि देनी है, किस चीज को ज्यादा फोकस करना है। तो ये जितने इनिशिएटिव्स हमारे चले, चाहे मोबाइल लाइब्रेरी हो, मोहल्ला लाइब्रेरी, या ये पुस्तक परिचर्चा हो, या शाम को हम जो स्टडी सर्कल में करते हैं, ये सब एक पूरी समझदारी दे रहा है। एक ही नोवेल पे मैं कहूंगा, जैसे हेबवारी पुस्तक है त्रिकम सिंह चौहान की, या रिचर्ड फाइनमैन की श्योरली यू आर जोकिंग है, ये विज्ञान, बड़े वैज्ञानिक थे, नोबेल प्राइज विनर थे। तो इनकी किताब है कि एक ही किताब पे मैंने 10-15 समीक्षाएं सुनी है, और अलग अलग तरह की। किसी ने पहली बार पढ़ के करी है, किसी ने कोई पढ़ने का इतना आदी है उसने उसके बाद करी है। तो आप देखिए कि कितना समझ में आता है, अरे यार मैं इसकी तरह इस किताब को नहीं देख पाया, उसकी तरह इस किताब को देखना बाकी रह गया, क्या मैं जिस तरह से किताब देख रहा हूँ पर्याप्त है, क्या मैं उस समाज के साथ एक रिलेशन बना पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि किताबों का सफर वहां से शुरू हुआ था। 1998 की जीके आप 2005 में पढ़ रहे हैं, और अभी किताबों में ही कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। फिर हम अप्रिशिएट करते हैं लेखन, कि लेखन कितना महत्वपूर्ण है। तो किताब पढ़ते पढ़ते ये रहा कि आरंभ की शुरुआत की बात भी मैं अगर कहूँ, तो इसकी शुरुआत एक इनिशिएटिव से हुई थी जिसको दीवार पत्रिका हम कहते हैं। दीवार पत्रिका एक तरह से पत्रिका ही है जो नियमित रूप से निकलती है। हमने उसका नाम आरंभ ही रखा है। वो आरंभ की वन ऑफ द फर्स्ट जो कहें दखल था, क्योंकि कॉलेज जीवन में हम थे, और मेरे को लगता है वो उस इनिशिएटिव का कारण है कि आज हम कह सकते हैं कि हमारे पास 50+ ऐसे लोग हैं जो इस पूरे प्रोसेस में शामिल हैं, निकल चुके हैं, एंट्री कर रहे हैं। तो 50+ नॉट अ बैड नंबर मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं जिस हिसाब से देखता हूँ, लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि बुक रीडिंग लोगों का नंबर जो है ट्विंडल कर रहा है, लड़खड़ा रही है, वो मेरे को लगता है वो हमारे हिसाब से देखा जाए कम पर स्टेडीली बढ़ रही है। हाँ, इसको देखने के तमाम नजरिए सबके हो सकते हैं और आलोचना के लिए ओपन है, परंतु मेरे को लगता है ये जो पूरी एक फौज बन रही है, किताबों को अप्रिशिएट करना, डिस्कशन को अप्रिशिएट करना, मुझे लगता है किताबें लोकतांत्रिक मूल्य तो दे ही रही है ना आपके अंदर। आप सामने को वाले को सुन रहे हैं, आप हर्ट नहीं हो जा रहे हैं जल्दी से, आप हर चीज को अपना पर्सनल इंसल्ट की तरह नहीं लेते हैं। तो मुझे लगता है व्यक्ति के रूप में, इंसान के रूप में ग्रो कर रहे हैं। मैं ही खुद फर्स्ट ईयर में, अगर आप कहें, मैं एक बहुत क्या कहते हैं उसे, आदर्शवादी, परंतु आदर्श होने जरूरी है। मुझे ये लगा आदर्शवादी नहीं भी होंगे चलेगा, आदर्शों के साथ आपने चलने की कोशिश करनी है। हर जगह पे आप अपना आदर्श के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते, परंतु मुझे लगता है कि किताबें बल देती हैं। कठिन समय में जब आप अकेले भी होते हैं, आपका साथ निभाती हैं, और जब आपको अकेला होना होता है तो आपको अकेला होने में भी मदद करती है। तो ये इनिशिएटिव्स ने किताबों के साथ जो नजदीकियां बनाई है, वो आपको अकेले समय में जनता के साथ और भीड़ में अकेले रहने का हुनर भी सिखाती है। मैं कह भी रहा था, पब्लिक रीडिंग की जो आदत लगी है कि आगे से बसों का काफिला गुजर जाए या कुछ हो जाए, हम लोग बिना डिस्टर्ब हुए पढ़ सकते हैं। मैं एक किस्सा बता सकता हूँ। मैं सेकेंड ईयर की फीस भरने गया था, हेबवारी पढ़ रहा था। पहाड़ के बड़े लेखक हैं त्रिकम सिंह चौहान, अभी हाल ही में गुजरे हैं।
मतलब लगभग 50 लोगों की भीड़ थी उस बैंक में, और मैं उस लाइन में खड़े खड़े पढ़ रहा। तो मतलब ये है कि ये एक कहें आदत और किताबों के प्रति प्रेम जो है, तो मुझे लगता है कि अ, ये पूरा प्रोसेस ही है। और मैं उस प्रश्न की तरफ लौटना चाहूंगा कि विज्ञान के छात्रों को भी पढ़ना चाहिए या क्या उनको भी पढ़ने की जरूरत है। मुझे लगता है साहित्य में जो रुचि है वो नेचुरल है, क्योंकि आदमी पहले साइंटिस्ट या वो बनने से पहले एक काल्पनिक दुनिया में जीना ज्यादा पसंद करता है। तो मेरे को लगता है काल्पनिक दुनिया और फैंटेसी वर्ल्ड तो साहित्य से पहले कहीं है नहीं, क्योंकि हम सब कहानी सुनने के शौकीन होते हैं, सुनाने के शौकीन होते हैं। तो साहित्य में रुचि तो मेरे को लगता है नेचुरल चीज है। हाँ, आगे बढ़ के शायद ऐसा हो सकता है कि रुचि में खलल हो, या कोई जबरदस्ती आपको किताबें फीड कर दे, जबरदस्ती पढ़ बेटा या पढ़ो, तुम कुछ नहीं होगा। तो कब सपनों की दुनिया आपकी जीवन का तय, मतलब ये तो उल्टा ही हो गया, किताबों से नफरत की ओर एक पूरी जनरेशन चले जाती है। तो हम इस रूप में मैं कहूंगा प्रिविलेज्ड हूँ कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, और ये प्यार तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। मैं कहूँ जब आरंभ से जुड़ा तो मेरे को पता चला कि एक विज्ञान जो पूरा साहित्य है वैज्ञानिकों द्वारा लिखा हुआ या विज्ञान के फिनोमिनन पे लिखा हुआ, ये एक अपने आप में एक अलग ही धारा है। मतलब बुक्स की, चाहे फाइनमैन हो, चाहे श्रोडिंजर हो, और भारत में भी नार्लिकर साहब लिखा करते थे, मतलब लिखते हैं, गुणाकर मूले हो गए, बाल फोंड के हो गए, देवेन मेवाड़ी हो गए। तो इवन जगदीश चंद्र बसु भारत के पहले साइंस राइटर माने जाते हैं। तो इनकी कहानी पढ़ने का क्या कहें मौका मिला, और आरंभ में पता चला कि इस तरह से सेक्शंस भी होते हैं, इतना टाइप का लिटरेचर भी होता है। तो एक कारण तो ये है कि साइंस वाले लिटरेचर क्यों पढ़े, दूसरा लिटरेचर इंसान बनाता है। सबसे पहली बात, आप अच्छे वैज्ञानिक जरूर बन जाएंगे, पर इससे गारंटी नहीं हो सकती कि आप अच्छे इंसान हो। तो मुझे लगता है इसको अदर वे राउंड होना चाहिए, पहले आप अच्छे इंसान बने। साइंटिस्ट तो इंसान 50 साल की उम्र में भी बन जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। तो साहित्य मेरे को लगता है इंसान बनाएगा, सामने वाले के प्रति संवेदनशील बनाएगा। हमारा समाज कुछ चीजें हमें देता है, जैसे पैदाइशी होने के साथ अ, एक जेंडर थमाता है सबसे पहले, फिर हमको जाति देता है, फिर हमें धर्म देता है, फिर हमें गर्व करना सिखाता है कि मैं ये चीज हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं ये तमाम चीजें हूँ, और इस पे गर्व कर, चौड़े होकर चलो। तो मुझे लगता है कि समाज जो दे रहा है उसका अच्छा लिया जाए, और इन चीजों को अनलर्न करने का जो मौका है किताबें देती हैं। और साइंस वालों को भी इन चीजों की तमाम जरूरत है। जो हमारे अंदर पुरुषों में कहें मेस्कुलिनिटी भरी जाती है, लड़के होके रोते हो, अरे क्यों नहीं रोएंगे, लड़की होकर ज्यादा हंसती हो, ये क्या बात, मतलब ये है कि हमारे अंदर जो भरा गया है, ये किताबें 10 साल तो इन सबको बुलाने में लगेगा, फिर जाके तो हम साहित्य की दुनिया में पहुंचने वाले हैं। मुझे लगता है ऐसा, ये बंधन जाति के, धर्म के, ये लिंग के, मतलब बराबरी तो आई नहीं रही। हम बराबर मंच में बैठेंगे कब? भले ही मैं यहाँ पे सिंगल पुरुष हो सकता हूँ, आप तीन जो है संख्या में मुझसे ज्यादा है, पर मैं मोर प्रिविलेज्ड हो सकता हूँ इस मामले कि मैं पुरुष हूँ, मैं पैदाइशी मतलब एक प्रिविलेज लेकर चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं तो ये मानता हूँ कि आरंभ ने इतनी बार मेरे को क्या कहे घाव दिए हैं, घाव इस सेंस में कि उनने मेरे को समझाया है कि हमारी भाषा कितनी हिंसक हो जाती है, हमारी भाषा कितनों के लिए बहुत बेइज्जती भरे शब्द इस्तेमाल करती है। एक घटना मेरे को याद है कि मैंने एक से कहा था लड़कियों की तरह हंसता है, तो मेरी बड़ी खिंचाई हुई थी, और मेरे को उस समय बुरा भी लगा, मन ही मन मैंने कहा यार ये लोग तो जबरदस्ती मेरे खिलाफ टीम बना रहे। पर मैं आज महसूस करता हूँ कि लड़की की तरह हंसना भी उतना ही नॉर्मल है जितना लड़के की तरह हंसना। लड़के के हंसने में कोई बड़ी चीज नहीं है, खिलखिलाना लड़कियों की खासियत नहीं है, ना लड़कों की कमी है। तो मेरे को लगता है कि ये जो छोटी छोटी चीजें ये इसके प्रति संवेदनशील बनाता है। हम लोग छोटी छोटी चीज को मतलब एक संवेदना के साथ देखते हैं। मैं कहूँ ऊंची जाति में पैदा हुए, मुझे नहीं पता था कि निचली जातियों को क्या झेलना पड़ता है। जब तक मुझे देखने का मौका नहीं मिला
और सबसे बड़ी बात, मौका मिल जाता है, पर क्या मैं देखना चाहता हूँ? तो आरंभ ने कहा और कि ये जिम्मेदारी है देखना लोकतांत्रिक भी बनने की। देखना जी भी मैम। चाहता हूँ तो प्रिविलेज हूँ तो क्या बदलना चाहता हूँ, मेन सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। जी मैम, मतलब मैं वो तो सफर के दौरान की मैं पूरी बात कर रहा हूँ कि क्या मैं देखना भी चाहता हूँ, हमें क्यों? तो बिल्कुल, हम्म, तो उस दिशा में मुड़ना मेरे ख्याल से जो बदलाव की ओर कदम है। मेरी बातें पता नहीं, मतलब मैं पॉइंट बना पा रहा हूँ, परंतु मेरी बात यही है कि ये जो किताबों को पढ़ने का, मैं खुद विज्ञान का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं प्राउड भी होता हूँ बहुत बार, जबकि होना नहीं चाहिए, कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी दृष्टि मिल पाई है विज्ञान पढ़ के, तमाम साहित्य पढ़ के। तो विज्ञान के स्टूडेंट्स के लिए तो लिटरेचर इतने दरवाजे खोल देता है, चीजों को देखने के इतने नजरिए देता है। इलेक्ट्रॉन किसी ने देखा नहीं, सेल के अंदर क्या हो रहा है किसी ने देखा नहीं, तो वन ऑफ फैंटेसी वर्ल्ड हुआ एक सेंस में। तो वो विजुअलाइजेशन कैसे करोगे, वो फिल्म कैसे दौड़ाओगे, तो इलेक्ट्रॉन कैसे बॉन्डिंग कर रहा है, या कैसे सेल में जो प्रोसेसेस हो रही है, वो तो आपने मन में रचनी है। आप लैब तक तो कब पहुंचोगे? जब साइंटिस्ट बनोगे, साइंस के हाल आपको पता है। तो मेरे को लगता है कि साइंस वालों को तो बहुत ही ज्यादा कंपल्सरीली साहित्य की ओर जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वरना वो कुछ ना कुछ जीवन में मिस कर ही रहे हैं। जी महेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि साहित्य ही होता है, साहित्य पढ़ने से ही इंसान इंसान बनता है। जन्म मिल गया इंसान का मतलब अभी हम इंसान नहीं बने हैं, पूरी तरीके से इंसान तभी हम बनते हैं जब हम साहित्य को पढ़ते हैं। अब आती है एक महत्वपूर्ण सवाल, जो मुझे लगता है बहुत महत्व, क्योंकि आज के देश का भविष्य है युवा। तो आप, मतलब मेरा ये आपसे प्रश्न है कि जैसे कि आपने आरंभ स्टडी सर्कल का में आप लोग जुड़े हुए हैं और इतने अच्छे और सराहनीय कार्य कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग अपनी तरफ आरंभ स्टडी सर्कल टाइप का कुछ चलाना चाहें, तो उसके लिए आपका क्या सुझाव है, हम कैसे आरंभ कर सकते हैं? जी, जैसे मेरे ये पास नूतन, नूतन, आप अपने पहले हिसाब से सवाल का कहें। जवाब देंगे? हाँ, आप भी सोचिए से रजनी जी का सवाल का मैं जवाब भी दे सोच दीजिए के तब थोड़ा तक। बताऊं। हाँ, तब तक आप रजनी जी के सवाल का जवाब दे दीजिए तब तक। हाँ। जी, तो ये क्वेश्चन सुनते ही तो मुझे सबसे पहले अपने घर की याद आ जाती है। मतलब मैंने सामने-सामने देखा है, सॉरी पॉइंट आउट करने के लिए, लेकिन जब हमारे घर में किसी का बच्चा होता है और मतलब मेरे घर की बात है कि वो खाना नहीं खाता था बचपन में। बहुत मुश्किल होता था बच्चे को खाना खिलाना। तो सबसे आसान तरीका उसके लिए ये बन गया था कि उसके सामने फ़ोन रख दो, एक वीडियो चला दो और वो फिर खा खा जाता था, फिर खा लेता था। और फिर उसको मतलब सारी मेहनत पेरेंट्स की इसी चीज़ पे लगी कि फ़ोन रख दो आगे, बच्चा ज़रूर खाएगा। तो उसकी कभी ये बात नहीं। फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम के लिए वो बच्चा कहें कि हमारे साथ रहने आया। तो हमने उसकी क्या आदत बनाई थी कि हम उससे बातें करते थे, या उसको वो पानी के साथ खेलता था, या उसका कहीं ध्यान भटका के कि हाँ चलो ऐसा करते हैं, बातें करो, खूब कन्वर्सेशन में उसको बिज़ी करो, और वो ऐसे करते-करते खाना खा लेता है। वो 3 साल का बच्चा है, सिर्फ़ छोटा 3 साल का बच्चा है और वो इस तरीके से खा ले रहा है, चाहे उसके सामने फ़ोन ना हो। लेकिन अगर कुछ टाइम बाद वो आपसे दूर जा रहा है फिर से उसकी वो आदत बनानी पड़ रही है कि आप उसको फ़ोन दिखाओ और फिर वो खाना खाएगा। तो मुझे लगता है शुरुआत यहीं से हो गई। अब वो जब बच्चा बड़ा हो रहा है हुआ है, तो उसकी आदत गई नहीं है। अब वो बातें नहीं करता है खाते टाइम, या उसको टीवी चाहिए या फ़ोन चाहिए। तो यहीं से खत्म हो गया, मतलब कि उसको अब बातें करने की आदत ही नहीं रही। तो उसको सुनने की आदत नहीं रही, उसको पढ़ने की आदत तो फिर कहाँ लगेगी? सबसे पहले बहुत तो हमें बढ़िया। सुनने की आदत बनानी पड़ती है। हम किसी को सुन ही नहीं रहे हैं, फिर पढ़ना तो हम जब नेचुरल चीज़ है कि हम किसी को सुने, मतलब सबसे पहले सुने, तो फिर पढ़ने की आदत यहाँ से छूट जाती है लगता है। तो मुझे लगता है कि बचपन में कम से कम कन्वर्सेशन जो हम छूट जाता है ना, कि हमें बवाल लगता है कि कौन लगे रहेगा इसके पीछे इतना, तो वो वहाँ से खत्म हो जाता है कि हम जब इतना नहीं लग पाते हैं ना उस बच्चे के पास, फिर हम बड़े होके उसको कहते हैं कि अच्छा बेटा तुम तो फ़ोन में ही लगे रहते हो। अच्छा, उसकी दुनिया ही बचपन से फ़ोन ही है, उसने फ़ोन ही देखा है, तो वो ऑब्वियसली फ़ोन में ही लगा रहेगा। तो मुझे लगता है कि फाउंडेशन से हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं बच्चों के साथ, जो फिर बड़े होके हम उन्हें ही डाँटते हैं कि तुमने गड़बड़ कर दी अब बड़े होके। तो वहाँ नहीं, से पर शायद अब शुरू हो ही करना गई चाहिए। है। जी। वैसे तो आप
वैसे तो सभी की स्टोरी है, पर बाई चांस जिस रजनी नेगी जी ने पूछा है उन्होंने तो ये किया ही किया था। खैर तो खैर मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है बच्चों में ये फाउंडेशन पड़ चुकी है, अब बच्चा 7, 8, 9, 10, 12, 13 साल का है, तो अब आपके हिसाब से तो काम करती हैं बच्चों के साथ में, तो अब क्या करें? जी मैम, मुझे कुछ तो है लगता आपके है दिमाग सबसे में पहले आइडिया? हाँ, जैसे जो बच्चे हमारे साथ भी आते हैं, मुझे नहीं पता कि उनकी पढ़ने की कितनी आदत होती है, कि कभी-कभी ऐसा होता है कि आप बच्चों से बातें करिए सिर्फ, कि उनकी कहानी सुनिए, उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती है बताने के लिए। उनको एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार वर्कशॉप चल रही थी, तो हम लोग घुमाने ले गए थे बच्चों को कि आप नेचर को देखेंगे और नेचर से बातें करेंगे या कुछ इस तरीके का ऑब्जर्व करेंगे। तो एक स्कूल के पास यूकेलिप्टस का पेड़ था, तो एक बच्चे से बस ये कहा गया था कि आप जो-जो ऑब्जर्व करेंगे घर जाके कैसा करना कि किसी किसी को भी आप एक लेटर लिख देना, आप जिसको लिखना चाहेंगे। तो एक बच्चे ने यूकेलिप्टस को लेटर लिखा कि तुम कितने अच्छे हो, तुम खड़े होके सबको छाया देते हो, मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे कितना मज़ा आता, मैं भी ऊपर बारिश में भीगता, पेड़ों से बात करता और चिड़ियाओं से बात करता, तुम्हारी उम्र कितनी है मुझे पता ही नहीं है, बात करनी है, इस टाइप का लेटर लिखा था। तो वो लेटर एक्चुअली एक पेपर भी निकलता है जो बच्चों की लिखा हुआ छापता है। तो वो लेटर जब बच्चों के पास पहुँचा, तो बच्चे मतलब बच्चे पढ़ रहे थे कि हाँ, हमारे साथ के एक बच्चे ने लिख के हमें दिया है, तो पढ़ रहे थे बड़ी खुशी से। और वो बच्चा भी बहुत खुश हो गया था कि वाओ! मेरा लिखा हुआ छपा है, तो मुझे पढ़ना चाहिए। उस बच्चे ने अपना लिखा हुआ दोबारा पढ़ा, या ऐसा होता है कि हम साथ वाला कोई लिख रहा है तो पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि सुनो, अगर बच्चे खुद भी लिखते हैं कभी-कभी अपनी मूल रचना से हमें बहुत प्यार होता है। तो अपना कुछ करेंगे तो मुझे लगता है कि वो दूसरे को भी फिर समझने लग जाते हैं। अच्छा हमने लिखा है चलो उसने क्या लिखा है, इस टाइप का भी फ़ील आता है। तो शायद ये मदद कर सकता है हमारे बीच, या फिर सुनाने, आप अगर सीधे उनको पढ़वाना ना चाहे कहानी सुनवा सकते हैं। कहानी सुनने में बहुत मज़ा आता है। फिर धीरे-धीरे होता है कि अच्छा अब सुनने में मज़ा नहीं आ रहा, अब पढ़ते हैं। अब पढ़ने में ज़्यादा स्पीड आ रही है, अपने पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो धीरे-धीरे शुरुआत करनी चाहिए इसी तरीके से, और शायद फिर बच्चा खुद ही पढ़ने लग जाएगा। जी, आपने जो प्रश्न पूछा था उसका तो महेंद्र जी अभी जवाब देंगे। इस बातचीत से आपको कुछ पूछना हो नूतन से तो आप बताइए, वरना मुझे कुछ पूछना है इनसे और अभी पूछना है हाँ श्री? मैम, आप पूछिए मैम। हाँ नूतन, मुझे ना 2 सवाल हैं जुड़े हुए हैं, तो मैं एक साथ पूछ लेती हूँ आपसे कि एक तो महेंद्र जी ने अपनी जो पूरी यात्रा बताई उसमें बहुत दिलचस्प कुछ किस्से थे, और अभी भी अगर हम सुनेंगे तो मुझे पता है उनके पास बहुत किस्से होंगे। जैसे एक तो नहीं, अभी किस्सों के तो बात नहीं जाऊंगी, पर बसों के काफिले में पढ़ना, या उनका जो पब्लिक प्राइवेट का स्पेस एक तरह से डिसॉल्व हो गया कि मैं अकेला भी पूरा रह पाता हूँ किताबों की वजह से, और पब्लिक में भी निरापद ढंग से पढ़ सकते हैं ना। ये महेंद्र जी की स्टोरी थी, और आरंभ से आप भी जुड़ी हुई हैं, और बाई चांस है कि आप दोनों एक ही क्षेत्र के भी हैं। तो एक तो मेरा सवाल ये है कि जो आपकी यात्रा में लड़की होने की वजह से कुछ चेंज आए होंगे, आप तो नहीं पढ़ सकती बस के काफिले के बीच में, अगर शायद लोग आपको पढ़ रहे होंगे, आप क्या किताब पढ़ पाएंगी या नहीं, है ना? एक मिनट सवाल पूरा कर लूंगी तो आप पूरे फिर बिना टाइम का ध्यान रखे एकदम फ्लो में बताइएगा फिर पूरा। तो एक तो पब्लिक में, फिर प्राइवेट स्पेस भी जरूरी हमें पूरा मिले कि हम अकेला हो पाने की नौबत आती भी है या नहीं। और एक ये सवाल, और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जब हम साहित्य की दुनिया में होते हैं तो जो साहित्य की पूरी काल्पनिक दुनिया जिसका वितान खींचा महेंद्र जी ने, वो हमें बहुत एक्सपीरियंस अनुभव मिलते हैं। हम रियल लाइफ में हमारी जो देश काल है वो इतना कम छेका हुआ है लड़कियों ने कि कभी कभी वो एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है कि यार दुनिया में सबके पास सारे अनुभव हैं, बस एक हमें ही बस कुछ नहीं पता। तो वो जो साहित्य में और हमारी जो वास्तविक जिंदगी में एक अंतराल आ जाता है कि हमें वो अनुभव नहीं है, या साहित्य में जितने बड़े आदर्श की बातें होती हैं वो यथार्थ में मिलता है। इतनी प्रगतिशील लड़के भी उतने अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे होते। तो साहित्य और यथार्थ के अंतराल ने आपको किस तरीके से प्रभावित किया? और दूसरा ये कि आपके लिए तो ये अनुभव उतने ज्यादा डुबाने वाले नहीं होते कि आप ये कह सकें कि मेरा रोज का काम है, अगर एक दिन छूट जाए तो मैं अधूरा महसूस करती हूँ, है ना? वो पूछना है जी। जी मैम, जिसके आपको सब पता ही हुआ कि लड़की होने के नाते आपको थोड़ा हर जगह ही सहना ही पड़ता है, चाहे आप कैसी जगह जाएं।
तो जब स्टार्टिंग में था तो सच में पब्लिक प्लेस में, पहली बात तो एक्चुअली मैं गर्ल्स स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, तो लड़कों से बात करना बहुत बड़ी बात होती है गर्ल्स स्कूल की लड़कियों के लिए, क्यों हम कभी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे तो स्कूल से ही मना होता है कि जीन्स पहने हुए बाजार में मत दिखना। तो उसमें भी दिक्कत होती है। तो मुझे तो सबसे पहले कि अच्छा, तो लड़कों का ग्रुप, यहाँ से तो बहुत सारे लड़के हैं, इनसे बात करनी है, वही टफ हो गया था। तो लेकिन ये है कि ठीक है, सामने से कभी कभी ऐसा होता है ना कि अप्रोच अगर नॉर्मल आ रही होगी, अगर आपको लगेगा कि आपके जेंडर से पहले वो एक इंसान की तरह आपको ट्रीट कर रहा है, तो शायद आप, मैं कहूँगी ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया कि मुझे कुछ ऐसे लोग मिल गए जिसमें मुझे एक सिर्फ लड़की की आइडेंटिटी से पहले एक इंसान की आइडेंटिटी की तरह देखा। तो शुरुआती सफर ये था कि पब्लिक प्लेस में उनके साथ पढ़ना एक चैलेंज हो गया था, लेकिन हम 2 लड़कियां थी, तो थोड़ा इजी हो गया कि ठीक है 2 लड़कियां हैं और उनके साथ बैठी हैं। लेकिन उसमें भी क्या दिक्कत आने लगी, एक चीज बताती हूँ कि हम लोग पढ़ने बैठे थे, ठीक है, उस दिन मैं प्रेजेंट नहीं थी, तो दूसरे कोई थे। तो पुलिस वाले आ रहे हैं अचानक और बोल रहे हैं, क्या कर रहे हो यहाँ पे, इतने सारे भीड़ जमा कर रखी है, क्यों पढ़ रहे हो, ऐसा ही क्या कर रहे हो तुम लोग, कुछ गलत हरकत तो नहीं कर रहे हो, इस टाइप का हो गया। तो उस समय मुझे लगा कि हाँ लड़की, मतलब उस समय वो पुलिस वाले, मुझे लगा कि अपना दिमाग बिल्कुल उनने वो ही नहीं किया कि अच्छा बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, उनसे कुछ देर बहस करनी पड़ी कि हम लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये बुक्स हैं, ये पढ़ रहे हैं। और उसके बाद भी वो लोग समझने को तैयार नहीं थे। वो फिर उसके बाद जब कोई जानते थे हमें कि हम हाँ यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो तब हमारे लिए इजी हो पाया कि अच्छा, तब जाके वो चले गए कि अच्छा हाँ ये पढ़ाई ही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये लड़की वाली बात अजीब आ जाती है, क्योंकि मैं कभी पब्लिक प्लेस में बैठी भी होती हूँ, मेरे लिए वेट करना एक पूरा चैलेंज हो जाता है कि मैं कहीं पे बैठी हूँ और मुझे चारों तरफ से लोग देख रहे हैं, मुझे रास्ते में चलना मुश्किल हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं हाथ कहाँ डालूं, क्या करूं, बैग पकड़ूं, बुक पकड़ूं, समझ नहीं आता। ये लड़की के लिए बहुत टफ होता है, जो चलना बहुत नॉर्मल हो सकता है लड़कों के लिए, हमारे लिए एक पूरा चैलेंज होता है कि हमने यहाँ से कॉलेज तक का रास्ता कैसे काटना है, वो बहुत मुश्किल होता है, घर से निकलने में बहुत डर लगती है। तो वो मुझे तो लगता है बुक्स ने मुझे बहुत ही हेल्प दे दी। कभी कभी तो फिर मैंने ये स्टार्ट कर दिया कि बुक पकड़ के चलने लग गई मैं, कि चलो थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते, अगर पूरा समझ नहीं भी आ रहा तो थोड़ा थोड़ा 2-2 शब्द पढ़ते पढ़ते चल ले रही हूँ। उससे मेरे को इतनी हेल्प मिली कि मुझे चलो कुछ कोई नहीं है मेरे साथ में, तो बुक तो है, बुक लिख लेती हूँ, नहीं तो फोन में कहानी निकाल लो और कहानी पढ़ते पढ़ते कॉलेज पहुंच जाऊंगी, अकेली भी हूँ तो चल जाएगा। तो मुझे लगता है मेरी तो हेल्प ही हेल्प हुई कि बहुत फायदा हो गया मुझे कि मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, मेरी आधा स्ट्रगल खत्म हो गया कि मुझे हाथ कहाँ रखने हैं, किसको देख के चलना है और किसको नहीं देख के चलना है। तो ये तो ये एक लड़की की जिंदगी के हिसाब से मेरे लिए फायदेमंद हो गया। मुश्किल होता है कि हाँ अब ये कि लड़कों के साथ घूम रहे हो वाला क्वेश्चन आता है कि ठीक है, तुम अगर ज्यादा लड़कियां भी होती, मुझे पता है कि अगर हम 5 लड़कियां, दो लड़के भी होते, तो फिर याद आ जाता है कि ये लड़कों के साथ घूमती है, तो किताब कोई नहीं देखता है, किताब कैसे ही हो कोई नहीं देखता है। तो मुझे लगता है कि वो वही लोग समझ सकते हैं जो थोड़ा जुड़ जाते हैं चीजों से, जैसे दाने पहले बताया था कि ठीक है आप उनको भी इन्वॉल्व करना जरूरी है, तो मुझे लगता है वो लोग समझ जाते हैं, तो बाकी लोग फिर वो समझा देते हैं, या अगर वो नहीं भी समझते हैं तो शायद वो आपकी प्रोग्रेस देख के, या मैं जैसी स्कूल से निकलते टाइम थी और अभी अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं, तो मैं शायद अगर स्कूल से जब निकली थी मैं इतना बोल ही नहीं पाती, कि मुझे बोलने में बहुत झिझक होती थी, लड़कों को देख दिया तो शायद मैं डर के ही भाग जाती, इस टाइप की थी। और मुझे लगा कि इससे मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया, तभी इसलिए मुझे इससे इतना लगाव है कि मुझे किताबें पढ़ने से, एक मैंने एक किताब पढ़ी थी आजादी मेरा ब्रांड, और वो मेरी आरएम से जुड़ने की शुरुआती किताब थी, वो एक लड़की के सफर की कहानी है। और वो पढ़ के मेरे अंदर इतना जोश आया था कि मुझे वाला फील आया था कि जो कहते हैं कहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो जाऊंगी, मैं तो पढ़ूंगी वाला फील आ गया था। तो मुझे लगता है किताबें ये कर देती हैं कि आपके अंदर वो जोश भर देती हैं कि आप कर देते हो, चाहे आपको सुनना भी पड़े आप, लेकिन कर देते हो। तो मुझे इससे बहुत मदद मिली। वो फैंटेसी थी, लेकिन उस फैंटेसी ने मेरी रियल लाइफ को इतना इफेक्ट किया कि वो शायद मैं उस फैंटेसी में अब कभी जी पाऊंगी। तो ये नहीं है कि साहित्य हमेशा फैंटेसी वर्ड और रियल लाइफ के बीच जो अंतर होता है ना, वो पाटने में साहित्य बहुत बड़ी मदद करता है। वो पाटने के लिए आप साहित्य आपको रास्ता दिखाता है कि अच्छा ऐसे भी चीजें होती हैं, ऐसे लोगों ने किया है। तो वो मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुआ। वो फैंटेसी वर्ड मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं अभी से उसमें ज्यादा रहना पसंद अभी भी करती हूँ, क्योंकि मुझे उससे आइडियाज आते हैं, उससे हिम्मत मिलती है।
मुझे कभी कभी अचानक से डर लग जाती है कि यार लड़की हूँ मैं, कर रही हूँ ऐसा, क्या कह रहे होंगे, कहीं दुकान वाले अंकल रोज देखते हैं अजीब तो नहीं सोचते होंगे, कहीं रिश्तेदार देख रहे हैं अजीब तो नहीं लगता होगा। लेकिन फिर कोई अच्छा सा चीजें पढ़ो और फिर हिम्मत आ जाती है, कोई बात नहीं बोल रहे हैं लेकिन शायद मैं इनको समझा लूंगी, या शायद मैं कुछ बदल लूंगी तो फिर चीजें ठीक हो जाएंगी, या शायद मैं करूंगी तो मैं अपने हिसाब से कर लूंगी। तो वो फैंटेसी वर्ल्ड मेरे लिए रियल वर्ल्ड में जीने का एक सहारा टाइप का है, तो मुझे बहुत मदद मिलती है उससे। श्री तुम आगे बढ़ाओ कार्यक्रम। जी, आप लोगों से बातचीत करके वाकई में मतलब बहुत मजा आ रहा है। मेरे जीवन का तो पहली बार ऐसा अनुभव है। और लास्ट में मैं आपसे बस यही बोलना चाहूंगी कि हम जैसे हम ही जैसे नहीं अभी तो महेंद्र जी से क्वेश्चन, मुझे लगा नूतन की बात पे आपको कुछ कहना है, तो वरना फिर वो क्वेश्चन महेंद्र जी का होल्ड है ना। हाँ महेंद्र जी, अभी तो आप पे उधार है, अभी और कुछ जानकारी और बहुत कुछ आपसे सुनना है। अच्छा बताइए आप। अब मेरे लिए क्या प्रश्न था, एक बार वो हो पाएगा? आपके लिए प्रश्न ये था कि जैसे आप लोगों ने आरंभ स्टडी सर्किल का आरंभ किया, आप लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो हम लोग कैसे आरंभ कर सकते हैं अपने यहाँ भी कुछ इस तरीके का, जिससे कि लोग किताबों से जुड़ें और एक नए संसार को देखें? जी, ये कभी भी जैसे नई जगह में शुरू करना इसको हमेशा ही मैं क्या कहूँ, चैलेंजिंग रहा है। और ऐसा नहीं है कि एक फिक्स फॉर्मेट जैसा है, मतलब हर जगह की अपनी अलग एक तरह से इस परिस्थितियां हैं। हर जगह अलग तरह के लोग हैं, अलग तरह का माइंडसेट है। आप मतलब हम जिस तरह से आगे बढ़े हैं, वो उस तरह से कह सकते हैं कि एक बहुत क्या कहें, प्रॉपर जर्नी रही है हमारी, जो डिस्कशन बेस्ड रही है। हमने बातचीत की है और बातचीत से चीज निकली, फिर उस चीज पे हमने एक्ट किया है, और उस पे एक्ट करने के बाद जो शॉर्टकमिंग्स हुई है, मैं अगर कहूँ, ये जो पूरी जर्नी है, ये मैं किताब पढ़ लूं, ये जर्नी ये ऐसे शुरू हुई है। परंतु फिर ये है, फिर इसमें ये आई क्या, किताब केवल पढ़ के छोड़ देने की चीज है। तो यहाँ से सोचने वाली बात आई कि क्या किताब पढ़ के छोड़ देने वाली चीज है, तो आगे बढ़ जाया जाए, दूसरी किताब भी पढ़ लेंगे। पर ये तो बड़ी ही एक तरह से निराशाजनक चीज है कि मैंने पढ़ ली और दूसरी भी पढ़ दी, तीसरी भी पढ़ते, मैं तो पढ़ते ही जा रहा हूँ, पर क्या है। तो ये जो पूरा थॉट प्रोसेस है, व्यक्ति को इनरिच कर रहा है और उसको आउटवर्ड ले जा रहा है। कहने का मतलब है कि हमको बाहर जाने को प्रेरित कर रहा है, क्योंकि किताबें दस्तावेज है ना कि समाज में क्या है, एक तरह से वही तो है, वो समाज का दस्तावेजीकरण ही तो है। तो मेरे को लगता है कि वो आपको प्रेरित करता है कि आप बाहर निकलो, बाहर निकलो, जो चीज पढ़ रहे हो उस जगह जाओ, या उस तरह की स्थितियों में जाओ। अगर आप महिलाओं के बारे में पढ़ रहे हो, तो उनकी स्थितियां देखो ना, क्या सच में वैसी है। तो हर जगह की अपनी अपनी कहानी है, हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, डम डाउन नहीं कर सकते, परंतु हर जगह के लिए एक अपना प्रॉपर मेथड होगा। पर हम भी ये सोचते हैं कि नई जगह के लिए किस तरह से कोई चीज शुरू हो सकती है, क्योंकि बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे बिल्कुल नई जमीन शुरू करनी है, वहां ऐसा कोई पास्ट का स्टोरी भी नहीं है। जैसे अगर कोई आरंभ शुरू हुआ, तो महेंद्रावत के लिए क्या था आरंभ, वो कॉमिक्स पढ़ता था, जीके की किताबें पढ़ता था, स्कूल में भी पढ़ता था। अब उसको किताबों की कमी थी, पर उसको किताबें कभी ना कभी मिली है। परंतु कई बार आपने मुझ जैसे व्यक्ति को बहुत ही शुरुआत में पढ़ना होगा, ताकि जीके की किताब भी मिले, कॉमिक्स भी मिले, और ताकि आरंभ जो जो काम मेरे लिए आरंभ ने कॉलेज में किया, कईयों के लिए वो बचपन में करने की जरूरत है। जहां नूतन बात कर रही थी कि बच्चे में कैसे आदत है, और हर एज के लिए बिल्कुल अलग अलग चैलेंजेस है कि कैसे शुरू। बड़ों के अपने दैनिक जीवन के कामकाज का चैलेंज है, हमारे लिए नौकरी लगनी है, कोर्स का पढ़ना है, कोर्स कवर करना है ज्यादा से ज्यादा, ये चैलेंज है। बच्चों के लिए फर्क नहीं पड़ता वाला चैलेंज है, हम तो खेलने जा रहे हैं। तो किस तरह से इन किताबों को तीनों के लिए प्रासंगिक बनाना है, या कैसे इन गतिविधि को प्रासंगिक बनाना है, ये सोचने वाली बात है। और ये खास जो नई जगह है उसके हिसाब से देखने वाली बात होगी। अगर मैं पर्सनली आरंभ की बात करूं, तो हमें लगता है
अब नहीं, अब उतना नहीं लगता जितना पहले लगता था। कि हमें लगता था हमारी नेचुरल प्लेस कॉलेज है, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में हम कॉलेज के स्टूडेंट भी थे, कॉलेज से अलग ही दिल का लगाव भी था। हमें लगता था कि हम अपने पिथौरागढ़ के लिए, कॉलेज के लिए बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि हमें ये चीजें समझ में आती हैं, तो हम कॉलेज के बच्चों को ये देने की कोशिश करेंगे और उनको जो आता है हम लेने की कोशिश करेंगे, म्यूचुअल लर्निंग होगी। फिर हमें लगा कि बीज तो और छोटी उम्र में पड़ते हैं, क्योंकि पढ़ाई ऐसा है, कॉलेज आने तक बहुतों की पारिवारिक हालत ऐसी नहीं होती कि वो कोर्स के इतर की किताबें अफोर्ड कर सके, खरीदना भी और उसके लिए पढ़ने का समय निकालना। तो बच्चों को बचपन में ही उनके साथ अगर बातचीत शुरू की जाए, तो बच्चों के साथ जो हमारा एक तरह से कहें, बच्चों के साथ वर्कशॉप करने का लॉजिक ये रहा। हम हर गर्मी की छुट्टियों में और ठंडी की छुट्टियों में हम कोशिश करते हैं कि हर तरह के आर्थिक बैकग्राउंड और हर तरह के सामाजिक वर्गों से लोग, बच्चे आए उसमें, ताकि उनको किताबों से, नए नए देखने के तरीकों से इंट्रोड्यूस कराया जा सके। और क्योंकि मुझे लगता है कि उसी एज से एक बच्चा लोकतांत्रिक बनने की कोशिश करता है या लोकतांत्रिक होता है इन द प्रोसेस। अगर हम उसे प्रोसेस कन्विंस करा लेते हैं कि 10 लोग बैठे हैं, बस तू लंबा है या चौड़ा है या बड़ी क्लास का है इसलिए तेरा कोई एकाधिकार नहीं है, या तो इस तरह की अगर उसको प्रोसेस में समझ आ जाता है, या उसे लगता है लोगों को सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है या एक तरह से बहुत जरूरी है इस पूरे प्रोसेस को चलने के लिए, वर्कशॉप में मजा आने के लिए, तो मेरे को लगता है वर्कशॉपें भी बच्चों के साथ इस्तेमाल की जा सकती है। हमारी कोशिश रहती है कि वर्कशॉप में सबसे पहली चीज हम देखते हैं मनोरंजन, उसके बाद मनोरंजन के चारों तरफ कैसे आप जहीन चीज लाते हैं। तो बच्चों को आप मनोरंजन के लिए ले जाइए। बच्चों को घूमना, सबके बारे में नहीं कह रहा, पर बच्चों को घूमना बड़ा पसंद आता है, हम भी तरसते थे घूमने को। बच्चों को घूमना पसंद आता है तो हम बच्चों को घूमने ले जाते हैं, चाहे जनवरी में हो, चाहे अप्रैल मई जून के टाइम पे हो। फिर उसके दौरान, जैसे अभी हम मैं करंट की वर्कशॉप की बात करूं जो विविधता पर केंद्रित थी, और पिथौरागढ़ और उसके आसपास की जगहों के बच्चे थे, तो तमाम तरह की विविधता जो हमारे आसपास है, चाहे वो पर्यावरण में हो, चाहे हमारे घर में हो, चाहे हमारे खान पान में हो, भाषा में हो, बोलचाल में हो, या सब्जेक्टों में हो, या तमाम तरीके की विविधता हमने दिखाई और बच्चों ने खुद हमें दिखाई कि ये भी तो विविधता हो सकती है। तो बच्चों, आपको सबसे पहले तो वहाँ जो बैरियर बन चुका है, तो अगर मान लीजिए कॉलेज में बात कर रहे हैं तो वहां बैरियर है, बच्चों से बात कर रहे हो बैरियर तो बातचीत से ही टूटेगा। और बच्चों के साथ बैरियर तभी टूट रहा है हमारे लिए जब हम वर्कशॉप कर रहे हैं, तो वो बड़ा चैलेंज है शुरू करना, और उससे भी बड़ा चैलेंज है एक फ्रेमवर्क बना के रखना। क्योंकि आपको लगे हम घुमाने ले गए और बच्चे बातचीत करने लग जाए, ये आप कह सकते हैं कि ये भोलापन होगा। बच्चे अपने ही मस्ती में आपको भी बच्चा बना देंगे, और वो अच्छी भी चीज है, परंतु जो आप प्रेषित करना चाह रहे हैं, जिस बातचीत का हिस्सा आप उन्हें बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए तैयार होने की जरूरत है। ये हमको हर वर्कशॉप के बाद समझ में आता है कि ये गलती हुई, ये गलती हुई है। तो बच्चों के बीच मेरे को लगता है कि छोटे छोटे तरीके हैं, जैसे आप उनको फिल्म देखने बुलाइए। जैसे हमारे मोहल्ला स्क्रीनिंग सेंटर्स है, मैं उसका एग्जांपल अगर दूं, हम बच्चों को, ऐसा नहीं कि बच्चा आया ले बच्चे किताब पढ़, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। मैं बताऊं, मैं 4 साल से मोहल्ला, एक मोहल्ले की जिम्मेदारी मैंने ली हुई है। 2016 से मैंने स्क्रीनिंग शुरू करी थी। तो मैंने उन बच्चों को जितनी एनिमेटेड मूवीज है, कार्टून मूवीज है, हैरी पॉटर, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, या इस तरह की तमाम जो फिल्में हैं जो फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाती है, परंतु चीजें आपको सीधे रियल वर्ल्ड में दिख जाती, तो बच्चों को बातचीत में ये महसूस कराते हैं हम कि हाँ, ये फिल्म देखना तो बहुत मजेदार भी है, और ये बातचीत भी हो जा रही है। बच्चों को समझ नहीं आता बातचीत क्यों हो रही है, परंतु बातचीत जो है अपने आप में ही एक बड़ा रोचक बन के आता है। बच्चे कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं जो आप उनको बच्चा समझ रहे थे और इसने ऐसी बात बोल दी। तो ये जो खुलासे हैं, जो इस तरह के हमारे मोहल्ला स्क्रीनिंग सेंटर हैं, जहाँ हम 10-10, 8-8 के ग्रुप के बच्चों को सिंपल लैपटॉप से स्क्रीनिंग करते हैं। लैपटॉप में फिल्म लगा दी, आजकल स्पीकर छोटे मोटे होते ही हैं, बच्चे सुनते हैं, देखते हैं, मजे करते हैं, और नए बच्चों को दोस्त भी मिल जाते हैं। बस इसमें थोड़ा ये है कि इनविटेशन का है, बच्चों में इस तरह से हो सकता है। कॉलेज में तो, कॉलेज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां मुझे लगता है कि एक प्रॉपर क्या कहें,
समझ या बहुत सारे पूर्वाग्रह लेकर ही आते हैं। तो वहां कुछ ऐसे अट्रैक्टिव मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। आपको एक मंच ही तो चाहिए जहां 10 लोग आ जाए और आप भी हो, तो आप एक बात छेड़ दें। अब वो बात किस तरह से छेड़नी है ये आपके ऊपर है। आप किसी मुद्दे पे बात रख दीजिए, जिसको स्पीच कह लो या डिबेट कह लो। आप फिल्म स्क्रीनिंग रख लो किसी मुद्दे पे। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जो जो नेशनल इम्पोर्टेंस के दिन होते हैं, जिनको सरकारें भी मनाती हैं और जिनको बड़ा जोर शोर से प्रचारित प्रसारित किया जाता है, जैसे 2 अक्टूबर है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, भगत सिंह के लिए, अंबेडकर के लिए, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू। हम एज अ आरंभ हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे जितने इनिशिएटिव्स हैं या जितने भी एक्टिविटीज हैं या जितने भी ग्रुप्स हमारे हैं, वो किसी ना किसी रूप में इन दिनों में एक्टिवली एंगेज हो, बच्चे भी, बड़े भी, हम भी। तो हम लोग पब्लिक स्क्रीनिंग रखते हैं, जिसमें हमने पिछली जो देखी थी, हो गई है पीर पर्वत सी, वो हिमालय जो पूरा बेल्ट है उसमें डैम किस तरह से बन रहे हैं, उस पर हमने थोड़ी समझ बनाने की कोशिश करी थी। उससे पहले हमने महिला दिवस पे एक वर्ल्ड बिफोर हर नामक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, जिसमें बुजुर्गों से लेकर स्कूली बच्चे तक थे। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप मंच बना पाए, मंच क्रिएट कर पाए, आप इतना कंफर्टेबल भी महसूस करा पाए और आपका कंटेंट भी इतना ठीक ठाक थॉटफुल हो कि हाँ वो लोग आए और कुछ लेके या दे के जरूर जाए। जरूरी नहीं कि वो लेके जाए, बहुत बार ऐसा होता है लोग दे के भी जाते हैं और आपसे ज्यादा जानने वाले आते हैं। हम तो हर बार एनरिच होते हैं जब भी नए लोग आते हैं, उनसे सीखते हैं और इसी बहाने कनेक्शन भी बनता है, हमें नए गाइडेंस देने वाले नए शुभचिंतक मिलते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं, मुझे लगता है ये इतने इम्पोर्टेंट हैं। जैसे भगत सिंह का दिन मना रहे थे, 23 मार्च है, या अंबेडकर पर है, या महिला दिवस है, इन दिनों को हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल भी मिस ना हो जाए कहीं गलती से, क्योंकि ये मौके हैं हमारे लिए डिस्कशन लाने के, जनता के बीच प्रॉपर चीजें लाने की। तो मुझे लगता है कि इनको छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे 4 बैठे, 5 बैठे या 2 ही दोस्त भी हों। तो मुझे लगता है कि बैठना चाहिए और एक दिन बातचीत होनी चाहिए। ये नए जो तरीके हैं, जैसे दीवार पत्रिका की बात करी, मैंने कहा पढ़ के लिखने की जो अहमियत समझ में आई, उसमें क्या है कि ड्राइंग कर रहे हैं लोग, स्केचिंग कर रहे हैं, कार्टून बना रहे हैं, कोई जोक्स बना लेता है, शायरी बना लेता है, कुछ आर्टिकल लिख देते हैं, कुछ लोग जो घटना हुई उससे संवेदित होके बहुतों के अंदर की लेखनी फूट के आती है। परंतु ये सारा जो फूटने का मामला है, ये स्कूल से कॉलेज आके फूट ही जाता है, क्योंकि जीवन की सच्चाई जो है सामने है, तो वो बिल्कुल छोड़ दे रहे हैं चीजों को। आप देखोगे उनकी फिर अच्छी ड्राइंग केवल बॉटनी, जूलॉजी या स्पेसिमेन बनाने में सारी कुव्वत निकल जा रही है। तो मुझे लगता है कि जो दीवार पत्रिका एक बड़ा माध्यम है, उसमें खर्चा बिल्कुल नहीं है। 2-3 चार्ट चिपका दो, 4-5 A4 पेज ले लो, एक बढ़िया सा हेडर बना दो, एक वॉल मैगजीन तैयार है। तो अगर एग्जाम्पल हो पाएगा तो हमारे पेज में एग्जाम्पल है उसका। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह के जो इनिशिएटिव्स है, ये आपको एक तरह से दूसरे को सुनने की आदत डलवाते हैं, जो कि लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। आपको वैज्ञानिक बनाते हैं, वैज्ञानिक इन सेंस की लैब वाला नहीं, वैज्ञानिक सोच भी है। तो चीजों पे क्वेश्चन करना, सामने वाले गलत को गलत, सही को सही कहना, और एक हेल्दी डिबेट फिर भी रखना। तो मेरे को लगता है ये बहुत जरूरी है और ये जरूरी बन पड़ता है। तो नई जगह जब काम कर रहे हैं तो तमाम इनिशिएटिव्स में हम कुछ भी इस तरह की चीजें कर सकते हैं। जैसे हर जगह के हिसाब से एकदम बिल्कुल अलग जो है माहौल रहता है। जैसे कई जगह किताबें पहुंचाना है तो मोहल्ला लाइब्रेरी काम आएगी। कई जगह बच्चे बने बनाए मिल रहे हैं तो आप स्क्रीनिंग सेंटर वहां पे बना सकते हैं, लैपटॉप से फिल्में दिखा दें। कहीं पे को पुस्तक पढ़ने वाले लोग हैं पहले से, तो उनको मंच पे लाने का ही तो काम है, आप पुस्तक पर ही चर्चा करा लीजिए। कॉलेज में तो और बढ़िया, ये सारी चीजें कॉलेज में हो सकती हैं, स्कूल में हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि शुरुआत करना कठिन होता है, और एक बार शुरू कर लिया तो आपके पास जमीन नहीं, आपके पास मिट्टी आ जाती है। जब आपके पास मिट्टी आ गई तो अब आप उसको गमले में डाल के फूल उगा सकते हैं। अब मेरे को ऐसा लगता है। हाँ शिवी,
तो जी किताब मैम। की चर्चा, हाँ, बात को आगे बढ़ाओ कि मतलब इस हिसाब से कि हम अगले 5 मिनट में वाइंड अप कर सकें, उस हिसाब से बात को ले जाओ। और किताबों की परिचर्चा हम बाद में करेंगे। इन्होंने जैसा आइडिया भी दिया है कि किसी न किसी इम्पोर्टेंट दिन हम बात कर लेते हैं, तो हम 8 मार्च का दिन महिला दिवस पे या कोई ऐसा दिन रखेंगे जिसमें कि इनकी आरंभ की टीम से भी और जने हो सकते हैं। तुम्हारे भी तो कोई ना कोई साथी तो तुम्हारा प्रोग्राम देख के भी वो हुआ होगा मोटिवेट पढ़ने से। तो पुस्तक जी चर्चा मैम। पे हम अलग से एक लाइव कार्यक्रम रख देते हैं। क्यों नूतन जी, महेंद्र जी, कैसा रहेगा? है मैम, ना? कोई दिक्कत नहीं, मतलब रखा जा हाँ, सकता है। हाँ, क्योंकि आज अभी तो वो हाँ, शिवी आगे ले जाए प्रोग्राम को। जी जी मैम जी, बिल्कुल आपने एकदम सही बात कही है कि जब हम शुरुआत कर देते हैं तो फिर आगे ढांचा अगर एक बार हमने बना लिया तो इमारत तो खड़ी हो जानी है, तो देर होती है शुरुआत करने की। अब इस कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाते हुए मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आप हम जैसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? नूतन जी। संदेश युवा वर्ग, हर वर्ग के लिए है कि सबसे पहले आप एक इंसान हैं तो आपके अंदर संवेदनाएं होनी चाहिए। अगर आपके पास अंदर संवेदनाएं हैं, आप दूसरे को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, तो आधी चीज आप वहीं पे चीजें शुरू होना यहीं पे शुरू हो जाती हैं कि आपको जब फील होगा कि हाँ इसके साथ गलत हो रहा है, तो आप गलत करने से भी डरेंगे या आपको गलत करने में बुरा भी लगेगा। तो संवेदना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं ना कि संवेदनाएं भी, अक्सर तो हमारे पास संवेदनाएं भी होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि भावनाओं के नाम पर कुछ चीजों पे परत चढ़ा देते हैं। जैसे कि अक्सर मुझे पता है कि मेरा एक भाई है, मेरा एक दोस्त है जो कि रास्ते में जाके लड़कियां छेड़ता है, लेकिन क्योंकि वो मेरा दोस्त है और वो मेरा भाई है, तो वो मैं उसको उसको गलत कभी नहीं कहती हूँ। मुझे पता है उसकी वो क्या करता है। चाहे मैं, ठीक है, मेरे को कभी कभी लगता है कि ठीक है भाई थोड़ा अजीब कर रहा है, लेकिन मैं कभी नहीं कहती कि मेरा भाई गंदा है या गलत है, या उससे कभी उसको सामने से टोक नहीं पाती हूँ। तो ये हमारी, मुझे लगता है कि कभी कभी हम फीलिंग्स के चक्कर में फैक्ट को छुपा देते हैं या वो कर देते हैं कि नहीं ये हमारे साथ हम नहीं कर सकते, या हमारे जो अपने हैं वो नहीं कर सकते। तो इन चीजों पे मुझे लगता है कि संवेदनाओं का बहुत बड़ा काम होता है कि इंसान की तरह ट्रीट कीजिए, कि जाति, धर्म, लिंग ये सब देखने से पहले एक बार एक इंसान की तरह सोचकर देखिए कि शायद जितना बुरा आपको लगता है, मुझे लगता है कि इसके लिए तो पढ़ने की क्या जरूरत है। आप सामने वाले इंसान को एक अच्छे से ये नहीं कर सकते कि आप उसको समझ नहीं सकते। आप जिसके साथ बचपन से पले बड़े हैं या आपने जिसको देखा है, क्या आपको बुरा नहीं लगता है कि उसके साथ आप कुछ गलत कर दें या सामने वाला कुछ गलत कर रहा है? तो संवेदनाएं इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एक संवेदनशील इंसान बनने की कोशिश करें सबसे पहले, और शायद आधी प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। फिर पढ़ के उस चीज को ज्यादा आगे ले जाने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। यही होता भी है कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पर्सन टू पर्सन बदल जाते हैं। हमारा भाई सारे नियम अलग, दूसरे का भाई सारे नियम अलग, तो ये तो आज चल ही रहा है। बिल्कुल सही बात कही आपने, इसको तो सीखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मैम जी आप भी कुछ बता दें। शिवी, उसके बाद ये रजनी नेगी जी का प्रश्न भी। हाँ जी जी बताइए मैम जी, फिर पूछते हैं। संदेश। जी, संदेश देना तो बहुत जरूरी है ना, वो उसके बिना तो अधूरा सा रहेगा। ये तो संदेश, अच्छा संदेश तो मैं मानता हूँ कि जिस तरह से मैं एज अ पार्टिसिपेंट भी आरंभ को देखता हूँ, और मैं मतलब आरंभ से जिस लेवल तक जुड़ा हुआ हूँ, जितना मेरा फीलिंग्स भी है, नूतन की बात भी आती है, और मैं अपना संदेश, आरंभ का संदेश, मैं दोनों में अंतर करना चाहूँगा। आरंभ का संदेश जो है, मुझे लगता है सभी जो करते हैं उसमें छिपा हुआ है, परंतु मेरा जो संदेश है कि जो मैं देख भी रहा था कि ब्यूटी इन इम्परफेक्शन जो है, जो ब्यूटी इन इम्परफेक्शन वाली जो चीज है, मुझे लगता है ये भी मतलब उस रूप में लगभग सभी संदेशों को समेटने वाली चीज। मतलब मुझे लगता है कि पहले तो हमने तलाश जो है हमारी जीवन पर्यंत चलती है, मुझे लगता है जो सेल्फ की है, पर मुझे लगता है कि हमने खुद को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। और
जो ये पूरा स्कीम चल रही है, स्कीम इन सेंस की ये जो समाज है या परिवार है या दोस्ती है, पार्टनरशिप है, लव है, इन सब में अपनी जगह और ये जितने सारे रिश्ते हैं, मुझे लगता है इनको कैसे बराबरी का बना पाए। मैं आरंभ से मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए आरंभ जो है वो ठीक है, मैं उसकी तमाम बातें रख रहा हूँ, पर आरंभ ने मेरे सेल्फ के लिए, मेरे पर्सनली मेरे लिए क्या किया है। मेरे को लगता है कि ठीक है, जितने भी मेरे रिश्ते हैं, मेरे आस पड़ोस या जितने भी टाइप के भी मेरे जीवन में रिश्ते हैं, हम इन चीजों को बड़े गौर से सोचते नहीं, क्योंकि हम ऐसे हैं मान लेते हैं। मुझे लगता है कि रिश्तों को डेमोक्रेटिक बनाने की जरूरत है, लोकतांत्रिक रिश्ते बनाने की जरूरत है। बच्चों को मैं अक्सर जो है गुस्सा हो जाते हैं, बच्चे अपने मन की करते हैं या कोई और अपने मन की कर रहा है, तो हमें लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो रिश्ते हैं वो डेमोक्रेटिक हो। आप गलत को गलत कह पा रहे हैं तो खुद को भी तो गलत कह पाए आप, अगर आप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है समाज में भी यही चीज होती है। केवल समझ जाना और बैठ जाना इतना काफी नहीं है, मेरे को लगता है उसकी तरफ एक्ट करने की जरूरत है। जो आपकी इम्परफेक्ट सी कोशिश है, उसको परफेक्ट करने की जो आपकी जर्नी है, वही मेरे को लगता है आरंभ में मेरा चला है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, या मैं सबके साथ जो मुझे साथ मिल रहा है या और जो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, मैं एक इम्परफेक्ट कोशिश को करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने जो ब्यूटी इम्परफेक्शन है, वो ब्यूटी को भी पहचानना है। तो मुझे लगता है कि चाहे जो रिश्ते हैं पर्सनली या समाज में, समाज में किस तरह से रिश्ता है, तमाम समुदायों के बीच जो रिश्ते हैं, तमाम लिंग जाति इनके जो रिश्ते हैं, ये बड़े अनडेमोक्रेटिक है मेरे को लगता है। और लोकतंत्र की दिशा में बढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले तो आता है रियलाइजेशन कि इसमें कुछ तो गलत है। फिर जब व्यक्ति ढूंढता है, अब आपने पहले ही मान लिया कि ये पहले से चला आ रहा है और ये तो बढ़िया है, कुछ लोग ऊपर ही रहते हैं, कुछ नीचे ही रहते हैं, वो उनकी नियति है। तो हमको एज अ आरंभ हमें लगता है ये बहुत ही फॉल्टी जो है लाइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये अनसाइंटिफिक थिंकिंग है, ये अनडेमोक्रेटिक रवैया है। तो ये जो पूरा जो इनिशिएटिव चल रहा है, तमाम जितनी कोशिशें हैं हमारी, तमाम लोगों से बातचीत है, लोगों के बीच जाना है, खुद को एजुकेट करना है, अनलर्न करना है चीजों को, मुझे लगता है कि ये सामाजिक जो स्पेस है, इसको डेमोक्रेटिक बनाने की कोशिश है। हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन सभी आदमी करप्शन छोड़ दे, सभी आदमी एक दूसरे पे हक जताना छोड़ दे या एक दूसरे को दबाना छोड़ दे, पर ये कितना लंबा प्रोसेस है। और इसको ड्राइविंग फोर्सेस, इस दिशा में जाने वाली लोगों को अनलर्न कराने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, खुद को एजुकेट करने के लिए, अपनी हिपोक्रेसी समझने वाले जो लोग हैं, इस दिशा में बहुत कम काम हो रहा है। तो हमारा तो ड्रॉप इन द ओशियन है, और हम उम्मीद करते हैं ये ड्रॉप बढ़े, ये और आगे बढ़ते जाए। तो इसलिए मेरे को लगता है कि हमारे आसपास जो स्पेस है, हम जीवन में कितने लोगों से जुड़े होते हैं, 10-20 अगर गिनने में आए, जिनसे हमारा रोज वास्ता पड़ता है, तो हमारे उनके साथ रिश्ते कैसे, तो क्या वो डेमोक्रेटिक है? अगर वो डेमोक्रेटिक नहीं है, हम वहां मर्जी चला रहे हैं, जैसा नूतन भी कह रही है कि अलग अलग मापदंड है, मर्जी चला रहे हैं, तो समाज में भी तो हम मर्जी चला। बचपन से हमें गर्व करना सिखाया गया है, जाति धर्म और तमाम चीजों के नाम पे हम अक्सर अपने उल्लूपने पे भी गर्व करना सिखा जाते हैं कुछ लोग, कि मुझे ये नहीं आता, मुझे गर्व है। और तो ये चीजों को भी तो अनलर्न करना है। तो इस दिशा में जो ड्राइविंग फोर्सेस है, इस दिशा में चलने वाली जो कोशिशें हैं, आरंभ उनमें शामिल हो सकता है या उनमें माना जा सकता है। हम उस दिशा में और ये जो इम्परफेक्ट सी कोशिश है उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को लगता है किताबें जो है आपको अंततः डेमोक्रेटिक बनाती है। अगर आप सामने वाले का दर्द समझ पा रहे हैं, उसको फील कर पा रहे हैं, मुझे नहीं लगता आप उस पर हक जताएंगे। आप मेरे ख्याल से उसको बांटने की कोशिश करेंगे या शायद उस सिस्टम को ही बदलने की कोशिश करेंगे जो इसका कारण है। किसी को छोटा कहा जा रहा है, पूरे इतिहास से, तमाम सदियों से कुछ किताबें हैं जो उनको छोटा कह रहे हैं, कुछ लोग हैं जिन्हें पढ़ने से वंचित रखा जा रहा है, कुछ लोग हैं जिनको मंदिरों में एंट्री करने से वंचित रखा जा रहा है। तो वो सिस्टम की पहचान जो है, किताबें दे रही हैं, आपसी बातचीत दे रही है,
हम लोग देख रहे हैं ना कि हर जगह एक शहंशाह बैठा है, हर जगह आप कहीं देखिए, परिवार से लेके समाज तक, देश दुनिया जहान तक, एक शहंशाह के हाथ में चीजें देने की हमारे अंदर बड़ी इच्छा है। तो इस चीज को समझना है, इस चीज को हमने एक दूसरे को समझाना है। और ये आरंभ जैसी ही बहुत सारी शक्तियां कर भी रही होंगी, हमको उनसे सीखने की जरूरत है, हमको और मॉडिफाई होने की जरूरत है, ये कुनबा बढ़ाने की जरूरत है। तो संदेश जैसा मैं कहूँ कि क्रक्स जो होता है, या जो मूल वाक्य मैंने दे दिया, वो बिल्कुल नहीं। ये जो कोशिश है, आप ये सोचिए कि ये जो मुहिम है, ये खुद को सुधारने की है। जैसे रूमी एक पोएट रहे थे या शायर रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैंने पूरी दुनिया को देखा, फिर जब मतलब मैं बेवकूफ था, दुनिया बदल रहा था, मैं समझदार हुआ तो अब खुद को बदल रहा हूँ। तो वो बेवकूफी की बात उस सेंस में नहीं कर रहे हैं कि मैं दुनिया बदल रहा हूँ, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इसको मत सोचिए। आप अपनी दुनिया बदलो, अपने रिश्ते बदलो, अपने समाज को देखो, तो आपका ये बुरी चीजों और अच्छी चीजों में एक चीज है, ये जो चीजें होती हैं एक दूसरे को ट्रिगर करती हैं। बुरी चीज अगर एक व्यक्ति करेगा 100 को प्रभावित करेगी, और अच्छी चीज अगर 50 लोग करेंगे तब जाके शायद 5 लोगों को दिखेंगी, एक आदमी को समझ आएगी, और वो आदमी उसको ढूंढना भी है, मुहिम में जोड़ना भी है। ये चैलेंज। तो ये चैलेंजेस तो आते रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि अरे यार बहुत कठिन होता है। मेहनत और साथ में लगे रहना, और जिस तरह का साथ आरंभ में मिलता है, हमारे जितने साथी हैं, दीक्षा, अंशिका, चेतना, दीपक हो गए हमारे साथ, तरुण, आयुष, आयुष जोशी, आयुष ओली, तमाम इस तरह के लोग हैं, मुकेश हैं, अभी वो भी नैनीताल से ही पढ़ रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोग। जी, एक ये प्रश्न बार बार स्क्रीन पे लहरा रहा है, तो इस पे भी थोड़ा ध्यान दे ले, और मैं इसको दोबारा से ना पढ़ के सीधे उत्तर की उम्मीद करती हूँ। तो नूतन जी, आपसे मैं पहले पूछना चाहूंगी, बता यूं तो अभी मुझे जुड़ के ही खुशी टाइप की हो रही है कि हाँ, मैं अपना सफर किसी के साथ शेयर कर पा रही हूँ, और शायद मेरा सफर सुन के शायद बाहर, अभी मैं ज्यादा लड़की की तरह बोलना चाहूंगी कि एक लड़की सुन रही हो और उसको फील हो जाए कि वाह, ऐसा भी होता है कहीं पे, और उसको लग जाए कि मैं भी कर सकती हूँ, तो मुझे मजा आ जाएगा। मतलब, और उस लड़की की शायद क्या पता एक दिन में कुछ सुन के, जो मुझे आजादी मेरा ब्रांड पढ़ के हुआ था, उसको कुछ लग जाए और वो बाहर निकल जाए। तो यूँ तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही खूबसूरत शुरुआत है कि आप कर सकते, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। सजेशन तो इसके पीछे आप लोगों की बहुत, शायद बहुत सोचने के बाद आप लोगों ने इतना खूबसूरत प्रोग्राम शुरू किया होगा। तो सजेशन मैं अपनी तरफ से यही कि आप लोग, जैसे हमारा काफिला चलता रहे, आपका काफिला भी चलता रहे। सजेशन इससे ज्यादा शायद कुछ ऐसा है नहीं कि आप लोग थॉट प्रोसेस के पीछे जाएंगे। कभी लंबी बातचीत होगी तो मुझे लगता है कि शायद कुछ निकल गया है। आप लोग अभी वैसे ही खूबसूरत है। तुम इतना मीठी आवाज में इतना हंसते हुए जो बोलती हो ना, सबने सारे सजेशन ले लिए होंगे कि किताब पढ़ो और पढ़वाओ, तो इतनी प्यारी हंसी हंस पाओगे सारे के सारे। हाँ महेंद्र जी। एक छोटा सा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं बहुत बोल रहा हूँ। विदुष बैटन मैम से जब पहचान लगी, महेश पुनेठा जी के थ्रू बात हुई, तो उन्हीं ने इनिशिएटिव के बारे में बताया होगा, तो मैम के साथ बातचीत शुरू हुई, और मुझे लगता है कि वो बातचीत हर बार जब भी हम बात कर पाए काफी खूबसूरत रही और काफी लंबी बात रही है। विदुष बैटन के चाहे शुरुआत से ही हो, और पिछली बार तो 2 बच्चियां भी थी जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन बातें करी। तो ये एक ऐसा मंच बन के मेरे को लगता है उभर रहा है और उभरेगा, जो लेसर हर्ड जो वॉइस है समाज की, मेरे को लगता है कि अभी इन द मेकिंग, हाँ व्यक्ति कुछ हो सकता है, इन द मेकिंग हो सकता है, और आप उसको उसी समय पहचान दे रहे, मुझे लगता है ये बड़ी चीज है। और जरूरी नहीं कि बाद में कुछ बन जाए हो, परंतु ये एक मंच ऐसे बन के आ रहा है कि हाँ, लुक फॉरवर्ड टू, लोग कर रहे हैं, मैं कमेंट्स देखता हूँ तो लोग एक्साइटेड रहते हैं कि अगली बार कौन आ रहा है, कोई इस तरह से बात रखेगा कि हम जोश से भर जाएंगे। इवन हम खुद देखते हैं कि यार लोग इतनी इतनी तरह की चीज कर रहे हैं, और पिछली बार जब मैंने देखा तो यार ये बच्चे, हम जो अभी कॉलेज में सोच रहे हैं, ये इन्होंने स्कूल में कर दिया है।
तो इस तरह की रियलाइजेशन, और इससे ये नहीं कि हम निराश हुए, इससे तो हम और ऊर्जा से भर गई कि हाँ, एक जो ये तो कुनबा है पूरा, हम अकेले थोड़ी की है। तो अक्सर अकेला महसूस होता है इन एक्टिविटीज में, परंतु साथियों का जोश है और जो तमाम चारों तरफ आप माहौल देख रहे हैं उससे भी जोश बढ़ता है। तो ये प्रोग्राम जो है जोश भरने का काम करता है, कुछ नई दिशाएं देता है, पकड़ने वाले को बहुत नए रास्ते मिलेंगे इस प्रोग्राम। और मैं मैम का धन्यवाद भी देना चाहूंगा, विदुष बैटन का, रश्मि मैम का, कि जो हम मैं अपने आसपास जो मोहल्ला लाइब्रेरी और जो स्क्रीनिंग सेंटर चलाता हूँ, तो उसके लिए मैम ने बिल्कुल दिल खोलकर बहुत सारी किताबें भेजी हैं ताकि बच्चे पढ़ सके। और ऐसा भी नहीं कि मैम ने खुद ही ऑफर किया, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मेरे अभी तो बच्चे काफी आने लगे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार एक प्रॉपर रीडरशिप और ज्यादातर लोगों के बीच पहुंच जाए, तो मेरे ख्याल से ये वो सेंटर जो है बच्चों के बीच काफी पॉपुलर भी होगा और काफी फलदायी भी होगा। तो मैं उन सभी बच्चे मैम आपको धन्यवाद भी कह रहे थे, और सारे सेंटर वाले आपको धन्यवाद कह रहे थे, तो मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद उनका भी। हाँ शिवी, मैं शिवी वाले बात बढ़ा लेगी आगे। हाँ शिवी। मैं अपने रिव्यू की क्या ही बात करूं, मतलब मेरे लिए तो पूरा एक नया ही अनुभव है। मुझे तो केवल बस इतना पता था कि पढ़ो लिखो जाके, लेकिन आज देख रही हूँ कि मेरे ही सामने नूतन जी एक लड़की होके कितना कुछ कर रही हैं और कितना कुछ अलग हटके कर रही हैं। तो इनको देख के अंदर से एक जोश आता है कि नहीं, मैं भी करूंगी, कुछ तो अलग करना है। तो आप लोगों से बातचीत करके ना मुझे तो एकदम मतलब बहुत मजा आया, और उम्मीद करती हूँ कि ये दर्शक के रूप में जो हमारे मार्गदर्शक हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की बातों को सुना और बड़ी इंटरेस्टिंग वार्तालाप रही। मैं लास्ट में आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग हमारे कार्यक्रम में बने रहे और आपने हमारा उत्साह वर्धन किया अपने प्यारे प्यारे कमेंट से, और इतने अच्छे प्रश्न उभर के सामने आए और बहुत अच्छे से पूरा कार्यक्रम चला। और महेंद्र जी और नूतन जी, आपका तो विशेष तौर पर धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला और हमें उन चीजों से अवगत करवाया जो शायद हम कहीं पीछे छोड़ आए थे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट, 1 मिनट मैं भी लूंगी। ये हमारा शायद अब तक का सबसे लंबा प्रोग्राम है, तो मैं बहुत ही जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सबके धैर्य से सुनने के लिए बहुत आभार आपका व्यक्त करती हूँ। पर मुझे लगता है कि सभी को बहुत कुछ मिला होगा। मेरा तो नेटवर्क थोड़ा थोड़ा गड़बड़ा रहा है, पर जिसको पूरा दिखा होगा, इतनी ऊर्जा, नवीन निगाहों, अनुभव से इतने दमकते हुए लोग, इतनी सच्ची आवाजें, जहाँ पे लफ्ज और मायनों में कहीं कोई अंतराल ही नहीं है। तो यही तो हमारी जो किताबों की एक अजीब सी गंध बांसी सी होने लगी थी, मेरी चेतना में तो किताबों की गंध बांसी पड़ने लगी थी, क्योंकि शब्द अलग हो गए थे उनके और मायने अलग छिटक गए थे। तो ये हमें जोड़ रहे हैं, मायनों से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और आप उस सब में शामिल हो, तो आप तो हमारे मतलब हम सब साथी हैं, तो किसका क्या धन्यवाद करें। शिवी, बस 1 मिनट, ये चारों जुड़ जाएं तो 1 मिनट में हम कार्यक्रम खत्म करते हैं, बस ये चारों जुड़ जाएंगे। शायद नेट खत्म हो गया या प्रोग्राम लंबा चल भी गया है हमारा थोड़ा सा, जबकि हमारी पुस्तक चर्चा का एक कार्यक्रम था वो रह भी गया, पर वो तो हम बाद में कर हमें लेंगे। एक बार ऑनलाइन रखा जा सकता, मुझे लगता है कि कुछ और लोगों को इनवाइट करके पुस्तक परिचर्चा रखी जा सकती है। हाँ, वो हम अलग से रख लेंगे जी। और जहाँ तक शिवी की बात है, शिवी की बात करते हुए ही शिवी चली गई है, तो शिवी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है 2nd ईयर में, और अभी तो ये 18 साल की भी पूरी नहीं हुई है, और ये पहली बार ऑन लाइव किसी भी लाइव प्रोग्राम में या किसी पब्लिक अपीयरेंस ही शायद ये इनकी पहली है, शायद नहीं पहली ही है इनकी, ये लाइव अपीयरेंस भी पहली बार आई है शिवी। तो बस इनके बारे में आधा मिनट बोल के हम प्रोग्राम रखते हैं। ये विदुष बैटन परिवार का ही हिस्सा है, लेकिन आज ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है, तो इनके बारे में बोलना बनता है आधा मिनट। तो जब हम लोगों ने, शिवी माइक ऑफ कर देंगे अपना, जब हमारा पिछली बार कार्यक्रम हो रहा था रिया और शीतल से, तो हमने अचानक से रिया शीतल को ऑफर किया कि आप बनेंगी, तो ये कहने लगी मैम क्या नानक मत्ता और पिथौरागढ़ की लड़कियां बन सकती हैं, हम दिल्ली वाले नहीं कुछ कर सकते। उस वक्त
उस वक्त मैंने इन्हें कुछ कहा नहीं था, बट मैंने इस समय इन्हें पूछा कि कार्यक्रम की कुछ कमियां रही हो तो बताओ, तो फिर लड़कियों की तो बहुत तारीफ इन्होंने की ही, बट इन्होंने मुझे बोला कि आपने रिया और शीतल से एक ही प्रश्न पूछा, तो जो पहली बार सुनता है उसको ज्यादा उत्साह होता है, दूसरे वाले के लिए तो खत्म हो जाता है। और ये मुझे कई लोगों ने बोला था, बट उसने आरम जैसी एक्टिविटीज नहीं देखी। ऊर्जा से भरी हुई लड़की ऊर्जा के लिए दिशा ढूंढती है, उतना उसको मिलता नहीं है। लेकिन कहीं से जैसे आप लोग को जो सपोर्ट सिस्टम मिला है नानक मता में और आप लोग को, वो उसे नहीं मिला है। लेकिन आप इस ताजी निगाहों की बात तो मानेंगे कि उसने ये सोच लिया, और पहली बार कोई लाइव में आए, इतना कॉन्फिडेंस से बोले, और बहुत बढ़िया है। इतना धैर्य और इतना नपातुला बोलना, मतलब विदुष बैटन के लिए तो ये एक बिल्कुल गौरव है कि जैसे बोलना चाहिए कि हमारे मतलब रिया और शीतल और रिया के लिए भी मुझे लग रहा है कि थैंक गॉड उनकी वजह से हमें एक इतना अच्छा होस्ट हमें मिल गया है आगे के लिए। पहली बार इतना संयम कोई एक एक लाइन में अपनी बात बोलना, जबकि क्लास में ये बहुत बातूनी है, काफी अच्छी खासी। तो ये उसको धन्यवाद तो नहीं दे सकती, तारीफ कर सकती हूँ कि विदुष बैटन गौरव महसूस कर रहे हैं कि वो उसका हिस्सा है। और मैंने आपसे वादा किया था पिछली किंसुगी वाले प्रोग्राम में कि अब आपको बहुत एनर्जेटिक और बहुत अच्छे होस्ट मिला करेंगे, तो मैं शिवी को ये कहने के इस चीज के लिए धन्यवाद देती हूँ कि तुमने मुझे वादा पूरा करने में सहयोग दिया, और आप सभी का बहुत आभार। धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।